सभी को मेरा नमस्कार। प्रत्येक शुक्रवार की तरह आज भी हम एक नए स्पीकर के साथ, नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद को एक अच्छे आयाम तक पहुंचाने के लिए और अनेक श्रेष्ठ वैद्यों को निर्माण करने के लिए जैसा कि आप सबको विदित है कि हम ये व्याख्यान माला का 2015 से लगातार अनवरत रूप में एक बार अनुशीलन, अवगाहन और कहीं न कहीं एक नए स्पीकर को बुला के अपना ज्ञानवर्धन करते हैं और बहुत सारे अध्येता इसी माध्यम से अपना प्रगति की एक उच्चतम कक्षा तक पहुंच सके उसकी कोशिश कर रहे हैं। आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर रितेश गुजराती जी का बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उनको आज के व्याख्यान के लिए थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, जो हमारे पूर्व निर्धारित व्याख्यानकर्ता को कुछ इमरजेंसी में काम आ गया, जिसके कारण हमें एक जल्दी से किसी व्याख्यानकर्ता की आवश्यकता थी। तो आज के व्याख्यानकर्ता के रूप में ओमकार जी जे कुलकर्णी जी को हमसे मिलवा दिया और डॉक्टर साहब का भी व्याख्यान की शुरुआत से ही अग्रिम धन्यवाद। एक धन्यवाद तो पूर्णाहुति पे मैं पुनः करूंगी, मगर इमरजेंसी स्पीकर के रूप में अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाने के लिए मैं अग्रिम धन्यवाद करते हुए सबसे पहले आपका परिचय सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने रखना चाहूंगी। डॉक्टर कुलकर्णी ओमकार जगन्नाथ जी, आपने एमडी बाल रोग में इटरा जामनगर से पूर्ण किया है। अभी वर्तमान समय में आप पीएचडी स्कॉलर भी है और आपने अपनी बीएमएस की पढ़ाई गोवा यूनिवर्सिटी से 1999 में आपने पूर्ण की है और आप यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे बीएमएस में और एमडी एग्जामिनेशंस के फर्स्ट ईयर में आपने सेकंड पोजीशन को सिक्योर किया था इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द इटरा, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। आपने अपना एसोसिएट प्रोफेसर का जो एक्सपीरियंस है वो अभी आयुर्वेद महाविद्यालय सियोन में वर्तमान समय में आप काम कर रहे हैं। टोटल आपका टीचिंग एक्सपीरियंस 19 साल से ज्यादा का है और अभी आप वर्तमान समय में पब्लिश्ड आर्टिकल्स आपके हैं 20 से ज्यादा है, कम्युनिकेटेड 10 और एक्सेप्टेड अभी 5 है, टोटल 35 का कंट्रीब्यूशन आपका रहा है। एज अ गेस्ट लेक्चर you have participated in various national international seminars and you have presented the paper also. उसकी संख्या बहुत अच्छी है, 58 है, तो ये काफी सराहनीय है। जहां एज अ रिसोर्स पर्सन you have given your contribution in the various CMEs and seminars. आपके ऐसे मोनोग्राफ में भी आपने अच्छा पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें आपने 6 बार प्राइज भी जीता है। आफ्टर पासिंग योर एमडी एग्जामिनेशंस में देख रही थी कि इतने सारे आपने बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन, ऐसे प्रेजेंटेशन और उसमें अलग अलग तरीके से आपने फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज लगभग हर एक जगह पे आपको मिला है। ऐसी संख्या भी आपकी 15 से ज्यादा है। मैं सारे पेपर्स का नाम नहीं ले रही हूँ, मगर आज के इमरजेंसी व्याख्यानकर्ता के रूप में भी हमें बहुत अच्छे विद्वान स्पीकर की आज मदद मिल गई है, जिसकी वजह से हम बहुत ही कृतज्ञ है। आपने अपने बाल रोग में 2 प्रोजेक्ट्स को आपने अभी 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं और मैं ऐसे विद्वान स्पीकर को आज के इस व्याख्यान के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर ओमकार कुलकर्णी जी। हेलो हेलो कुलकर्णी जी। हेलो। हाँ जी जी जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, ओवर जी टू जी यू। जी 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 मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक नए प्लेटफॉर्म पे मेरे विषय को और मेरे अनुभव को प्रस्तुत करने का मौका मुझे मिला। इसके लिए फिर से एक बार मैं आपका बहुत आभारी हूँ।
क्योंकि मैं बाल रोग से बिलोंग करता हूं और बाल रोग में एक बहुत फेमस स्कोर है, स्कोर ऑफ इवैल्यूएशन, उसको अपगार स्कोर बोलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद जो उसका प्रथम इवैल्यूएशन होता है, प्रथम परीक्षण होता है, उसे अपगार स्कोर कहते हैं, APGAR। क्योंकि मैं बाल रोग से हूं, इसीलिए मैं हमेशा मेरे व्याख्यान की शुरुआत में इस स्कोर को रखता हूं। मैंने इसको अपगार स्कोर कर दिया है। ये मेरे लेक्चर का स्कोर है, APGAL। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि व्याख्यान के अंत में आप बहुत ही प्रामाणिकता से इस व्याख्यान को स्कोर करें, जिससे मुझे ये मदद मिलेगी कि मैं जब अगली बार किसी विषय को प्रस्तुत करूं तो कुछ खामियां अगर रह गई हैं तो मैं उसे जरूर पूरा करूं। मैडम ने मेरा बहुत बहुत डिटेल में परिचय करवाया, लेकिन मैं ये मानने वाला शिक्षक हूं कि मेरी पहचान मेरा खुद का महाविद्यालय है, जहां पे मैं गत 19-20 साल से अपनी कोशिश, अपनी मेहनत कर रहा हूं। ये मेरा महाविद्यालय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से अनुदानित है। इसका नाम है आयुर्विद्या प्रसारक मंडल्स आयुर्वेद महाविद्यालय सायन, मुंबई के हृदय में स्थित ये महाविद्यालय 60 साल से भी ऊपर निष्काम भाव से शिक्षण में, चिकित्सा में, अनुसंधान में निरंतर प्रयत्नशील है। मैं खुद को अति भाग्यवान समझता हूं कि मेरे शिक्षण अनुभव के बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा महाविद्यालय मिला जिसमें मुझे बहुत सारे रुग्ण देखने का मौका मिला। आज 19-20 साल के बाद जो मैं कुछ लिख बोल पाता हूं, उसका श्रेय जितना मेरे गोवा कॉलेज को है, जितने मेरा जामनगर कॉलेज को है, उतना ही अपितु थोड़ा ज्यादा ही श्रेय मैं मेरे इस महाविद्यालय को देता हूं, जिसने मुझे हर प्रकार के रुग्ण देखने का मौका दिया। इन रुग्णों में आयुर्वेदीय सिद्धांतों को, कल्पनाओं को प्रयोग करने का मौका दिया। क्योंकि मैं बाल रोग से आता हूं, इसलिए कई सारी चीजों में बंधन थे, समस्याएं थी, लेकिन ये ऐसा हॉस्पिटल और महाविद्यालय है जिसने मुझे बहुत सारे पेशेंट दिए, और इन बहुत सारे पेशेंट के बलबूते पे ही मैं आज थोड़ा बहुत अनुभव प्राप्त कर सका हूं। तो मैं खुद को यही समझता हूं कि मेरा अगर कोई बड़ा परिचय है तो यही परिचय है कि मैं आयुर्वेद महाविद्यालय सायन से बिलोंग करता हूं। हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में आप यकीन मानिए, जो रुग्ण आज आयुर्वेदीय चिकित्सा के लिए आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी पैमाने पे त्वचा विकार के रुग्ण आते हैं। कुछ डेटा मेरे पास है, मैं उसमें ज्यादा न जाते हुए क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे ज्यादा बात करना चाहूंगा। ये सारे डेटाज है। ये डेटा मेरे खुद के कॉलेज का है, 2010 से 21 तक। आप ये जरूर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है हर साल, जो त्वक विकार से, स्किन डिसऑर्डर्स से ग्रसित हैं और जिन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहिए। आप सभी लोग विद्वान हैं, संहिताओं का अध्ययन आप रखते हो। मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा कि सिद्धांत क्या कहते हैं, संहिताएं क्या कहती हैं। कुछ ऐसे हेतु जरूर हैं बाल रोग में जो प्रायः मैंने देखे हैं। जब हम स्नातक थे, हम विद्यार्थी थे, तब हमेशा हमने ये सीखा कि बच्चा वैसे ही स्नेहाढ्य होता है। लेकिन गत 19-20 साल से मैं ये देख रहा हूं कि हेतुओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और स्नेह की मात्रा बच्चों में भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। दो मिनट्स का समय लूंगा आपसे
संप्राप्ति को शेयर करने के लिए। संप्राप्ति बहुत बड़ी है, शायद संप्राप्ति ही एक व्याख्यान का विषय हो जाए। आज हमें बात करनी है चिकित्सकीय अनुभवों के ऊपर, लेकिन इस प्रतिमा को, इस डायग्राम को आप जरूर याद रखिए। आहार के साथ, आहार पचन होने के साथ साथ जब आहार रस हृदय से निकलकर तिर्यक दिशाओं में हर एक धातु, हर एक अवयव, हर एक स्रोतस, हर एक अंग उपांग तक पहुंचता है, तो उस आहार रस के साथ साथ हेतुओं से बना हुआ आम या अपचित भाग या विष, उसे हम नाम कुछ भी दें, जो साथ में नहीं है, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो आहार रस के साथ साथ बहता हुआ बड़ी धमनियों से लेकर ऊर्ध्व सिरा, अधः सिरा में जाकर अति सूक्ष्म तिर्यक सिराओं में जाते जाते उन सिराओं से लेकर त्वचा तक जो भी अंग प्रत्यंग हैं, रस, रक्त, मांस, सिरा, धमनी, आशय, वहां तक उन हेतुओं के साथ साथ आए हुए उस आम को, उस विष को प्रसारित करते हुए मांसाधी भाग एवं त्वचा को दुष्ट करके हमें रूप में दिखाता है कि कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है त्वचा के ऊपर जिसे हम त्वचा रोग या स्किन डिसऑर्डर कहते हैं। कुष्ठ के दो बड़े प्रकार हैं, साध्य असाध्यानुसारी और चिकित्सानुसारी। दोष के ऊपर भी कई सारे प्रकार हैं, नामों के ऊपर भी कई सारे प्रकार हैं, लेकिन मैंने मेरे अनुभव में कुष्ठ को इन 5 प्रकारों में विभाजित किया है, जिससे चिकित्सा करते हुए मेरे कुछ सिद्धांत एप्लीकेशन में आते हैं। उसमें से पहला है बहुदोष कुष्ठ, दूसरा है अनुत्कृष्ट या लीन दोष कुष्ठ, तीसरा है अल्प दोष कुष्ठ, चौथा धातु क्षयात्मक कुष्ठ और 5वां स्थानिक कुष्ठ। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। शास्त्र में कई प्रकार के कुष्ठ आए हैं, उन सभी प्रकारों का आदर रखते हुए बाल रोग में चिकित्सा करते समय मुझे ये लगा कि हमें आज बच्चों में दिखने वाले कुष्ठ को 5 प्रकारों में विभाजित करना चाहिए। शायद ये 5 प्रकार आपने अब तक किताबों में ना पढ़े हों, इसलिए मैं थोड़ा समय और ले रहा हूं आपको यह समझाने के लिए कि चिकित्सा के अनुरूप, चिकित्सा के लिए आसानी हो, चिकित्सा सिद्धांतों में गति मिले, प्रमाणता आए, इसीलिए कुष्ठ के ये 5 प्रकार मैं चिकित्सा में रखता हूं। जब मेरे सामने कुष्ठ का कोई बच्चा पेशेंट के रूप में सामने आता है, तो मैं कुष्ठ या त्वचा विकार ये निदान करते हुए ब्रैकेट में ये भी निदान करता हूं कि क्या सामने आया हुआ बच्चा जो त्वचा विकार का है, क्या वो बहुदोष का है, क्या वो अनुत्कृष्ट दोष का है, क्या वो अल्प दोष का है, क्या वो धातु क्षयात्मक दोष का है, या तो फिर वो स्थानिक दोष का है। तो मेरा निदान ऐसा होगा, त्वचा रोग ब्रैकेट में बहुदोष, या त्वचा रोग ब्रैकेट में अनुत्कृष्ट दोष, त्वचा रोग ब्रैकेट में अल्पदोष, त्वचा रोग ब्रैकेट में धातु क्षयात्मक रोग, या त्वचा रोग स्थानिक। कृपया इस बात को जरूर ध्यान में लें। आगे बढ़ने से पहले मैं इस स्लाइड को जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आप जरूर जानते होंगे, फिजिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है, रिचर्ड फेमैन। उनका एक बहुत बड़ा फेमस कोट है जो एक टीचर के लिए हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है कि नॉलेज इजंट फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन, एटलीस्ट यू हैव टू पे समथिंग, एंड दैट इज अटेंशन। सो नॉलेज इजंट फ्री, you have to pay attention. My dear friends, please note that whatever I am going to present here on
is based on my experience, and please know that this has taken a lot of efforts. Now, this is my forte. ये स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है मेरे पूरे प्रेजेंटेशन की। कुष्ठ की सैद्धांतिक भूमि, उसके हेतु, उसकी संप्राप्ति, उसके प्रकार, इनको हमने थोड़ा सा बाजू में रखे, क्योंकि हमें चिकित्सकीय अनुभवों को डिस्कस करना है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड में इस बात को मानता हूं, अगर आप चाहें तो जरूर लिख लें। आयुर्वेदीय चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार ही बच्चों में चिकित्सा करने के लिए मैंने मेरे अनुभवों के हिसाब से कुष्ठ की चिकित्सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इस प्रकार से डिजाइन किया है। पेशेंट कोई भी मेरे सामने आए, अगर वो कुष्ठ का है, तो मैं इसी चिकित्सा सिद्धांत से, इसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से ही ट्रीटमेंट करता हूं। दवाइयों का वापर, कौन सी दवाई देनी है, ये नाम शायद बदल सकते हैं, लेकिन ये चिकित्सा सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया कि हमारे लिए कुष्ठ चिकित्सा के 5 प्रकार हैं। एक बहुदोष है, एक लीन दोष है, एक अल्प दोष है, एक धातु क्षयात्मक संप्राप्ति है और एक स्थानिक संप्राप्ति है। अगर ये प्रकार हमने तय कर लिए हैं, तो इनका वैशिष्ट्य भी हम जान लें कि अगर त्वचा रोग बहुदोषत्व का है, तो उसमें दोषों का वैशिष्ट्य होगा कि ये दोष स्वयं उत्क्लेशित होंगे। त्वचा रोग में अगर लीन दोषत्व है, तो दोष तो है, लेकिन इनमें दोषों में श्लिष्टत्व है या दोष अनुत्क्लेशित है। आप सभी लोग विद्वान हैं, इस पे ज्यादा भाष्य में नहीं करूंगा कि उत्क्लेशित दोष क्या होते हैं, अनुत्क्लेशित दोष क्या होते हैं। थोड़ा सा अगर मैं कह दूं, तो उत्क्लेशित दोष स्वयं ही खुद की जगह से ऊपर उठे हुए हैं, वो खुद ही प्रवाहित हैं, उन्हें सिर्फ हमें बाहर निकालना है। लीन दोष में शायद वो दोष क्षमता में कम हो, इसीलिए उत्क्लेशित ना हो, लेकिन छुपे हुए हों, चिपके हुए हों, लेकिन फिर भी उपस्थित जरूर हो। अल्प दोष में दोष जरूर है, लेकिन मात्रा में, क्षमता में बहुदोष या लीन दोष से कम है। धातु क्षयात्मक संप्राप्ति में धातु दौर्बल्यता, ये एक बड़ी संप्राप्ति की पहचान है। जब हमने अपनी पढ़ाई शुरू की, हमारा अनुभव शुरू किया, तब बच्चों में धातु क्षयात्मकता हो, ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। जब हम कुष्ठ को पढ़ते थे, तब बहुदोषत्व को ही सामने रख के चिकित्सा करना हमने प्रारंभ किया। लेकिन जब हमने ये देखा कि कुछ रुग्णों में कुष्ठ को देख के जब हम शोधन करने गए, तो कई बार लक्षणों में वृद्धि देखी गई, और तब ये बात पहली बार सामने आई कि हाँ, कई बार धातु क्षयात्मक संप्राप्ति की वजह से भी कुष्ठ देखा जा सकता है। और इस सिद्धांत को जब सामने रख के कुछ गृहणीय द्रव्य, उदाहरण के तौर पे बहुत ही सामान्य द्रव्य है पुनर्नवा को प्रयोग में लाए, तब हमने देखा कि जो शोधन करने के बाद भी संप्राप्ति में या लक्षणों में कमी नहीं आई थी, वो पुनर्नवा जैसे द्रव्य देकर भी आ गई। और फिर ये बात लिखनी पड़ी, समझनी पड़ी कि धातु क्षयात्मक कुष्ठ संप्राप्ति भी होती है। और अंतिम है स्थानिक या एक देश व्याप्त संप्राप्ति। किसी एक प्रदेश पे ही त्वचा विकृति है, पूरे शरीर पे त्वचा विकृति नहीं है। तो अब तक का अगर सारांश मैं आपको कहूं, तो हमने 2 चीजें देखी। पहले ये समझा कि बच्चों में त्वचा रोग के पेशेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में हैं, और ये आयुर्वेदीय चिकित्सा के लिए आपके पास जरूर आते हैं। चिकित्सा करते समय सिर्फ किताबों में लिखे हुए प्रकारों पे ही सीमित ना रहते हुए, हमने कुष्ठ की 5 प्रकारों में विभाजना की।
एक बहुदोष वाला कुष्ठ, एक लीन दोष वाला कुष्ठ, एक अल्प दोष वाला कुष्ठ, एक धातु क्षयात्मक संप्राप्ति वाला कुष्ठ और एक सिर्फ स्थानिक कुष्ठ। फिर वो भले ही स्थानिक हो लेकिन बहुदोष का हो सकता है, स्थानिक हो फिर भी लीन दोष का हो सकता है, स्थानिक हो फिर भी अल्प दोष का हो सकता है, या स्थानिक हो और धातु क्षयात्मक संप्राप्ति रखता। इनकी वैशिष्ट्यता ये थी कि बहुदोष में दोष स्वयं उत्क्लेशित थे, स्वयं प्रेरक थे। लीन दोष में दोष अनुक्लेशित थे या श्लिष्ट थे, चिपके हुए हैं। अल्प दोष में दोष क्षमता में और मात्रा में दोनों में ही कम है, लेकिन संप्राप्ति को निर्माण कर रहे हैं। चौथे प्रकार में संप्राप्ति कुष्ठ की ही है, लक्षण कुष्ठ के ही हैं, लेकिन दोषों के साथ साथ धातु दौर्बल्यता ये प्रमुख वैशिष्ट्य है। और अंतिम प्रकार है जिसमें संप्राप्ति सिर्फ एक प्रदेश पे ही सीमित है, जिसे हमने स्थानिक कुष्ठ का नाम दिया। अगर हमने कुष्ठों के प्रकार समझ लिए, अगर हमने उनका वैशिष्ट्य समझ लिया, तो हम ये भी समझ लें कि चिकित्सा की प्रथम स्टेज क्या होनी चाहिए। अगर बहुदोष है तो किसी भी बात को दिमाग में न लेते हुए हमें शोधन ही करना है। कई बार जब मैं व्याख्यान देने जाता हूं तब मुझे यह सवाल पूछा जाता है कि क्या बच्चों में शोधन किया जा सकता है, क्या बच्चों में शोधन अर्हता है। इसीलिए मैं जोर देके कह रहा हूं कि अगर मेरे निदान में इतनी अचूकता है, इतना परफेक्टनेस है कि मैंने निदान किया बहुदोष कुष्ठ, वो कैसे करना है मैं जरूर इस पे बात करूंगा, लेकिन सिद्धांतों पे कभी हमें समझौता नहीं करना। अगर मेरे सामने बच्चा कुष्ठ का है, बहुदोषत्व का है, दोष उत्क्लेशित मैंने समझ लिए, तो मुझे शोधन ही करना है। अगर दोष लीनत्व की तरफ है तो भी चिकित्सा की प्रथम स्टेज शोधन ही है। अगर अल्प दोष का कुष्ठ है तो इस बार शोधन न करते हुए मैं शमन पे जाना ही सही समझता हूं। धातु क्षयात्मक संप्राप्ति है तो शमन और साथ साथ ब्रूहण ये बहुत जरूरी है। ब्रूहण पे भी मैंने अलग व्याख्यान है जो ब्रूहण का महत्व समझाते हैं बच्चों में। कई बार मैंने ये देखा है, मैंने ये अध्ययन भी किया कि मैंने 500 कल्पों का एक जमा पूंजी कर ली और मैंने ये तय किया कि इन बहुत ही फेमस आमतौर पे यूज किए जाने वाले 500 कल्पों को मैं एक बड़े पैमाने पे डिवाइड करता हूं कि उनमें से दीपन पाचन करने वाले कौन से हैं या शमन करने वाले कौन से हैं और ब्रूहण करने वाले कौन से हैं। आप मेरी बात को यकीन में समझिए कि ब्रूहण करने वाले कल्प बहुत कम हैं। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि ये कल्पों का यूज, कल्पों का वापर वयस्क व्यक्तियों पे करने का प्रचार ज्यादा हो और उनमें ब्रूहण की अपेक्षा कम होती हो, शायद ये रीजन हो सकता है। लेकिन ब्रूहण कल्प बहुत कम है। लेकिन अगर हमने इसका निदान किया कि कुष्ठ है और वो धातु क्षयात्मक है, तो इस बार हमें शमन के साथ साथ ब्रूहण का भी यूज करना पड़ेगा। इनमें आहार्य द्रव्यों का भी महत्व है। और अगर स्थानिक कुष्ठ है और अगर बहुदोषत्व है या लीन दोषत्व है तो उस प्रकार से शोधन करना है और दोषों को कम समझे हम तो हमें शमन करना है। ये स्टेज 1 का चिकित्सा सिद्धांत हुआ। स्टेज 2 का चिकित्सा सिद्धांत क्या है? अगर दोष बहुदोषत्व है तो हमने पक्का किया कि शोधन ही करना है और ये सद्य शोधन भी हो सकता है क्योंकि इनमें दोष स्वयं उत्क्लेशित हैं, स्वयं ही बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें किसी और बात को ध्यान में ना लेते हुए शोधन को ही प्राथमिकता देते हुए सद्य शोधन भी किया जा सकता है, या कुछ केसेस में हमें पूर्व कर्म के साथ, या आजकल के बहुत ही फेमस वर्ड में अगर मैं बात करूं तो प्लान्ड शोधन भी होता है। जैसे प्लान्ड सेक्शन होते हैं, प्लान्ड सर्जरीज होती हैं, वैसे प्लान्ड शोधन भी होता है। लेकिन बहुदोषत्व है तो हम सद्य शोधन भी कर सकते हैं। यही बात अगर लीन दोष पे आती है तो इस बार सद्य शोधन करना सही नहीं, क्योंकि दोष लीनत्व में है। अब हमें प्लान्ड शोधन करना है। कैसे करना है हम आगे बात करेंगे।
दोष अल्प हैं तो शमन करना है जरूर। दीपन, पाचन और व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा हमारे लिए बहुत महत्व की रहेगी। धातु क्षात्मकता है तो शमन के साथ साथ जैसे मैंने बात की कि ब्रूहण अपना महत्व रखता है। और अगर स्थानिक ही व्याधि है तो अगर उसमें बहुदोषत्व है तो हमें उन्हें बाहर निकालना है। दोष अल्पत्व है तो हमें उन्हें शमन करना है। स्टेज 1 हमने देखा चिकित्सा का, स्टेज 2 हमने देखा चिकित्सा का। स्टेज 3 में सारे ही कुष्ठों में लक्षण उपशय होने के बाद, आमत्व कम होने के बाद, विषदर्शन कम होने के बाद हमें पथ्य पालन करना है। और स्टेज 4 में शेष दोष को निकालना और अपुनर्भवता को हासिल करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो बच्चों में त्वचा रोग की चिकित्सा करते हुए हमें प्रोटोकॉल को समझते हुए 4 स्टेप्स को समझना है। ट्रीटमेंट स्टेजेस 4 हैं कुष्ठ की चिकित्सा करते समय। स्टेज 1 शोधन या शमन या ब्रूहण। स्टेज 2 किस प्रकार से हमें शोधन करना है, किस प्रकार से हमें शमन करना है, शमन के साथ साथ ब्रूहण का यूज करना है और स्थानिक शोधन या शमन करना है। स्टेज नंबर 3 है पथ्य पालन या हेतुओं को जानबूझ के अलग रखना है। और स्टेज 4 है जिसमें शेष दोष कोई है तो उन्हें हमें निकालना है और फिर से इस त्वचा विकार का प्रादुर्भाव ना हो इसके लिए कुछ उपायों को इस्तेमाल में लाना है। अब हम आगे चलेंगे और हर एक कुष्ठ प्रकार को और कुष्ठ प्रकार की चिकित्सा को थोड़ा सा अलग सोच के समझने की कोशिश करते हैं। हमने चिकित्सा के 5 प्रकार किए, चिकित्सा में कुष्ठ के 5 प्रकार किए थे। उसमें प्रथम प्रकार है बहुदोष चिकित्सा, बहुदोष कुष्ठ। अब इस कुष्ठ में हमें देखना क्या है, हमें समझे कैसे कि सामने आया हुआ बच्चा क्या बहुदोषत्व का है या अल्पदोषत्व का है। तो ये पक्का समझे कि बहुदोषत्व को होने के लिए कुछ लक्षण चरक संहिता के सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में अच्छे से कहे गए हैं। उनको थोड़ा सा अलग विचार में रख के मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि बहुदोष समझे तो कैसे समझे। पीड़िका, कोठ, कंडु, संभवो अतिरेवच। आपके सामने आए हुए बच्चों में स्किन मैनिफेस्टेशन, जो पीड़िका हो, फिर वो कोठ हो, फिर वो मंडल हो, वो संभवो वो हैं अतिरेवच, बहुत बड़ी पैमाने पे है। तो स्किन मैनिफेस्टेशन बच्चे के शरीर के ऊपर मुझे अतिरेव, बहुत अति मात्रा में एक्सटेंसिव दिख रहा है। और साथ साथ में कंडू अतिरेवच, बहुत कंडू है। शायद स्किन मैनिफेस्टेशंस कम हो लेकिन बच्चों में कंडू बहुत ज्यादा है। तो मेरे लिए यह अवस्था बहुदोषत्व की है, बहुदोषत्व की है। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इतना खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि आयुर्वेद में चिकित्सा करते हुए भी मेरे ओपीडी में चिकन पॉक्स के, मीजल्स के कई सारे रुग्ण देखने का मुझे सौभाग्य मिला। जब मैंने पहली बार मीजल्स का बच्चा देखा था तो मैं, यकीन मानिए, मैं सबको बुला के दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मीजल्स का बच्चा देखिए, मीजल्स का बच्चा देखिए। हमारे स्नातक समय में हमने मीजल्स किताबों में पढ़ा था, हमने जबानी याद कर लिया था, हमने कॉप्लिक स्पॉट को याद कर लिया था, कभी देखने का मौका नहीं मिला था। लेकिन ये मेरे कॉलेज का, मेरे हॉस्पिटल का बड़प्पन है कि यहाँ पे मुझे ऐसे पेशेंट देखने को मिले। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में भी मैंने ये देखा कि बच्चों में चिकन पॉक्स के पैपुल्स हो, वेसिकल्स हो, मीजल्स में जो डिफ्यूज मैक्युलोपेपुलर रैश है, होता क्या है बच्चों में, पूरा बदन पे स्किन लीजन्स। पीड़िका, कोठ अतिरेवच, कंडुहु अतिरेवच। आधुनिक शास्त्र के हिसाब से वो निदान भले ही मीजल्स हो, भले ही चिकन पॉक्स हो, मेरे
केस पेपर पे निदान आएगा त्वचा विकार ब्रैकेट में बहुदोषत्व। क्यों? क्योंकि पीड़िका कोठ अतिरेक स्किन मैनिफेस्टेशन, भले ही आज उसे हम मैकुल, पैपुल, पस्चल्स, वेसिकल्स, पुलाए इन भाषाओं में लिखते हो, लेकिन वो पीड़िका में भी है, वो कोठ में भी है, उनका प्रमाण बहुत ज्यादा है या कंडू बहुत ज्यादा है, मेरे लिए अवस्था बहुदोष की है। फिर मैं ये समझता हूं कि इसको वातज कुष्ठ करूं या पित्तज कुष्ठ करूं या कफज कुष्ठ करूं, इसमें ना रुकते हुए चिकित्सा में आसानी हो, इसलिए मैं उसे बहुदोष का कुष्ठ समझता हूं। लक्षण नंबर 2, स्राव क्लेद संप्रेरकत्व दोषस्य उत्क्लेशत्व। कैसे देखें? तो बहुत स्राव है, बहुत क्लेद है, बहुत पानी आ रहा है। जब बछड़ा खुजली करता है तो वो स्किन मैनिफेस्टेशन बढ़ता जाता है, पानी आता, उसमें से पानी आता है, लसिका स्राव होता है। मेरे लिए ये स्राव क्लेद या दोषों का उत्क्लेशत्व है। पीड़िका कोठ का बहुत ज्यादा मात्रा में होना, कंडू का बहुत ज्यादा मात्रा में होना, स्राव होना, क्लेद होना, ये मेरे लिए बहुदोषत्व के लक्षण है। व्रण प्रणाश्च एक्यूट डिस्कलरेशन, तो पूरे बदन पे फैला हुआ, ये पहला क्राइटेरिया हुआ। दूसरा, स्किन मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी मात्रा में होना, कंडू बहुत बड़ी मात्रा में होना, स्राव की उपस्थिति होना, क्लेद की उपस्थिति होना और एक्यूट डिस्कलरेशन होना, ये मेरे लिए बहुदोषत्व की तरफ लेके जाने वाले सिम्टम्स हैं। और साथ साथ में बच्चों का स्थौल्य होना, गुरुता होना और गुरु अभिषंद या सामता निर्माण करने वाले हेतुओं की उपस्थिति होना, ये मेरे लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं बहुदोषत्व का निदान करने के लिए। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि मुझे बहुदोषत्व का निदान करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। त्वचा विकार के बच्चे में त्वचा विकार की व्याप्ति बहुत बड़े पैमाने पे हो, स्किन मैनिफेस्टेशन बहुत बड़े पैमाने पे हो, वो किसी एक लोकलाइज्ड पार्ट तक सीमित ना हो, कंडू ज्यादा होना, स्राव या क्लेद की अतिमात्रा होना, एक्यूट डिस्कलरेशन होना, हेतुओं में गुरुता अभिषंधत्व का ज्यादा होना, ये मेरे लिए बहुदोषत्व का लक्षण है। करना क्या है? स्टेज 1 शोधन, किसी भी और ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना है। बच्चा है, क्या शोधन अर्हता है? यकीन मानिए मैंने कई हजार विरेचन बच्चों में किए हैं। हम बच्चों में विरेचन अच्छे से कर सकते हैं किसी भी परेशानी के बिना। मैं आगे समय रहा तो जरूर आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इतना पक्का समझिए कि ऊपर के लक्षण दिखे तो आंख बंद करके विश्वास के साथ हमें शोधन ही करना है। हाँ, शोधन करते समय विरेचन या रक्त मोक्षण सबसे असरदार और सबसे आसान तरीका है। हमने वमन भी करने की कोशिश की, सद्य वमन। थोड़ी सी परेशानी आती है, अगर आपको थोड़ा सा अनुभव हो जाए, आपने 10, 12, 15, 20 विरेचन कर लिए, उसके बाद आप जरूर वमन पे भी आ सकते हो। अगर आपको लगा कि दोष सिर्फ ऊर्ध्व स्थित है तो जरूर कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत के समय में हमें विरेचन या रक्त मोक्षण बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। सिद्धांतों में भी, संहिताओं में बच्चों में विरेचन करने का प्रमाण दिया हुआ है। तो बहुदोषत्व के लिए हमने क्या समझा कि कुष्ठ का प्रथम प्रकार है बहुदोषत्व। उसमें बड़े पैमाने पे स्किन मैनिफेस्टेशंस हैं, कंडू बहुत ज्यादा है, स्राव ज्यादा है, क्लेद ज्यादा है, तो हमें शोधन करना है। उसमें भी हमने कहा कि सद्य शोधन करें तो भी असरदार होता है। सद्य शोधन का मतलब यह है कि शोधन जैसे हम प्लान करते हैं कि प्रथम दिन घृतपान, अभ्यंतर घृतपान, फिर वर्धमान मात्रा में अभ्यंतर घृतपान, करते 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 3, 4, 5 दिन के बाद शोधन, ये ना करते हुए, क्योंकि दोष स्वयं उत्क्लेशित है, हमें किसी प्रकार का पूर्वकर्म ना करते हुए भी हम शोधन कर सकते हैं, प्रेफरेबली विरेचन एंड रक्त मोक्षण। कैसे होता है विरेचन? अगर हमें सद्य विरेचन करना है तो हमें
किसी भी पूर्व कर्म की जरूरत नहीं होती। हम उसी दिन रक्तमोक्षण करना है या विरेचन करना है। मैं विरेचन करते समय पेशेंट्स को एडमिट कर लेता हूँ आईपीडी में, उन्हें समझाता हूँ कि ऐसा ऐसा है, ये अवस्था है और हमारे लिए आज उसका शोधन करना, साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। तो यही जाके 5-6 दिन के बाद अंदर चिपक जाएंगे, लक्षण तो कम दिखाई देंगे लेकिन फिर से आपको तकलीफ होगी। पेशेंट्स को अगर हम समझाएं तो वो जरूर समझते हैं। तो हमें विरेचन करना है या रक्तमोक्षण करना है। विरेचन करते समय, सद्य विरेचन करते समय मैं 2 प्रमुख औषधियां यूज करता हूं। एक तो इच्छा भेदी, हाँ इच्छा भेदी द्रव्य से ही मैं विरेचन करता हूं, और दूसरा मेरा अनुभव का कल्प है, वो है अभयादि मोदक। किताबों में कई सारी बातें आई हैं, कई सारे कल्प आए हैं, मैंने उन्हें प्रयोग में भी लाने की कोशिश की, लेकिन जो 2 कल्प मुझे सबसे अच्छे और बेहतरीन परिणाम देने वाले लगे वो हैं इच्छा भेदी रस और दूसरा है अभयादि मोदक। अगर आप नया नया प्रयोग कर रहे हो बाल रोग चिकित्सा में, तो प्रथम आप अभयादि मोदक के साथ शुरुआत करिए। अगर कुछ श्रोता वर्ग जो बाल रोग से ही बिलोंग करते हैं तो और थोड़ा सा अनुभव भी रखते हैं, तो वो जरूर इच्छा भेदी से भी शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में ये इस बात को रखना है कि हमें सत्य विरेचन करना है, इसलिए हमने भले ही आपने अभयादि मोदक दिया या तो फिर आपने इच्छा भेदी दी, कोशिश ये करनी है कि उस दिन शोधन होने के बाद पथ्य सेवन के लिए संहिताओं का आदर रखते हुए मैं इस बात को कहता हूं, संहिताओं में संसर्जनक क्रम का वर्णन किया है, पेया, विलेपी, मंड वगैरह वगैरह, लेकिन मैं मेरे अनुभव में इस बात को प्रयोग में लाता हूं कि मैं बच्चों की माँ को यह समझाता हूं कि अभी हमने पात्र साफ किया है, घड़ा साफ किया है पेट का, तो आप उसे दाल चावल खिलाना, गरम गरम कढ़ी चावल खिलाना, गरम गरम दाल चावल खिलाना, थोड़ा सा घी डालना, 3 खाने, मतलब अगर मैंने आज शोधन किया है तो आज रात का भी खाना, कल सुबह का खाना, कल शाम का खाना। इसे आप थोड़ा सा पतला पतला पेज से या पेया से थोड़ा सा घन चावल या दाल चावल या कढ़ी चावल घर में बनाया हुआ थोड़ा सा घी डाल के खिलाएं। तीसरे दिन से फिर से हम एक बार चपाती या नॉर्मल खाने पे आ सकते हैं। तो ये हुआ सद्य विरेचन। ये बात मैंने अभी की, इसे फिर से एक बार मैं कहूंगा जब हम बहुत लीन दोष की तरफ जाएंगे। दोस्तों, विरेचन करना यकीनन मुश्किल नहीं है। इसका प्रमाण कितना हो, ये बातों में हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कई बार ये सवाल पूछा गया कि उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, विरेचन की उम्र क्या होनी चाहिए। तो आपको मैं कह दूं कि मेरे अनुभव में 15 महीने के बच्चे को भी मैंने विरेचन किया है। अगर मेरा सिद्धांत पक्का है कि बहुदोषत्व है तो शमन करना ही नहीं, बहुदोषत्व है तो पाचन करना ही नहीं, बहुदोषत्व है तो शोधन ही करना है, तो मुझे शोधन ही करना है। फिर मेरे लिए बच्चों की उम्र क्राइटेरिया नंबर 1 नहीं होगी, शायद 2 या 3 होगी, शोधन ही करना है। अब 15 महीने के बच्चों में कैसे विरेचन करना, बड़े बच्चों में कैसे विरेचन करना, अगर ये समय रहा तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन पक्का इस बात को समझिए कि सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे, प्रोटोकॉल कभी नहीं बदलेगा। प्रोटोकॉल अगर कहता है कि बहुदोष की अवस्था है तो विरेचन ही होगा। अब मैं आता हूं दूसरे प्रकार पे, वो है लीन दोष का कुष्ठ। इसमें हमें शायद वो पीडिका कोठ अतिरेवच न दिखाई दे, कंडू अतिरेवच न दिखाई दे, स्राव अतिरेवच न दिखाई दे, क्लेद अतिरेवच न दिखाई दे। तो हमारे लिए क्योंकि ये लक्षण नहीं है, लेकिन शरीर पूरा व्यापकत्व है, बीच बीच में अटैक्स आते हैं और डॉक्टर साहब 2 महीना अच्छा गया, फिर से खुजली चालू हो गई, फिर से दांत आना चालू हो गया, फिर से पीटिका आना चालू हो गई, तो हमारे लिए ये श्लिष्ट या अनुत्क्लिष्ट दोषों की अवस्था है। दोष चिपके हुए हैं, थोड़ा सा ही हेतुओं का मिला तो वो
प्रकोपित हो जाते हैं और मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो ऐसे अवस्थाओं में भी मुझे शोधन का ही सहारा लेना है, शोधन का ही सहारा लेना है। लेकिन इस बार सद्य शोधन नहीं होगा। मैं ये आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि बहुदोष की अवस्था है तो तुरंत शोधन करना है। अगर श्लिष्ट दोषों की अवस्था है तो हमें तुरंत शोधन नहीं करना, इस बार हमें प्लान्ड विरेचन करना है, प्लान्ड रक्तमोक्षण करना है, मतलब पूर्व कर्मों के साथ करना है। उसे कैसे किया जाता है? तो हाँ, बड़ों की तरह ही छोटे बच्चों में भी हमें वर्धमान मात्रा में स्नेह देना होता है। अब कई बार बच्चे अच्छे स्नेह का पान नहीं कर पाते, इसलिए मैंने संहिताओं का आदर रखते हुए उसमें कुछ बदलाव किए, जिसमें मैं ये करता हूं कि मैं किसी क्वाथ के साथ या किसी आसव अरिष्ट के साथ मैं घृतपान करवाता हूं जो वर्धमान मात्रा में हो। उदाहरण के तौर पे त्वचा विकार में अगर मुझे शोधन करना है तो मैंने क्वाथ लिया, महामंजिष्ठादि क्वाथ। तो 5 ml का क्वाथ, 5 ml का गर्म पानी, इस कॉम्बिनेशन में मैं प्रथम दिन 10 बूंद स्नेह डालता हूं। अगले दिन क्वाथ का मात्रा वही, जल का मात्रा वही, लेकिन घृत वर्धमान मात्रा में, इसलिए 20 ml कर दिया। तीसरे दिन क्वाथ वही, जल वही, 1.5 ml घी किया। चौथे दिन क्वाथ वही, जल वही, हमने 2.5 ml घी किया। मैं ऐसी प्रकार से वर्धमान मात्रा निश्चित करता हूं। अगर बच्चा कोऑपरेटिव है, अच्छा स्नेह ले सकता है, तो हम क्वाथ को ओमिट भी कर सकते हैं। जैसे ही स्निग्ध लक्षण दिखाई दे, बच्चों में 2 दिन अभ्यंतर स्नेहपान रोक के, बाह्य स्नेह स्वेद चालू रख के, विरेचन करने के 1 दिन पहले उत्क्लेशित आहार दे के, बड़े पैमाने पे वो दही वड़ा हो या दही भात हो, मैं इन्हीं चीजों का यूज करता हूं। और अगले दिन सुबह बच्चे को हम विरेचन करते हैं। फिर से मैं ये कहूं, विरेचन के लिए हम इस बार जब अनुत्कृष्ट दोष हो, प्लान्ड विरेचन हो, तो मैं इच्छा भेदी का ही प्रयोग करता हूं। और उसके बाद जब विरेचन पूरा हो जाए, पथ्य पालन में फिर से एक बार पेया विलेपी की तरफ न जाते हुए हमें पतला गरम दाल चावल पे ही आना है। उसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं। मगर मतलब अगर दाल चावल खानी है गरम गरम, तो उसे हम 1 कटोरी खाने की जगह आधी कटोरी खाएं, लेकिन 2 बार खाएं। फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा दें, क्वांटिटी को हम कम रखें, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि शोधन करने के बाद अग्नि की मंदता होती है। 3 आहार का काल मैं इसी प्रकार का यूज करता हूं और उसके बाद फिर इसे नॉर्मलाइज करने के लिए बोलता हूं। अब 3 ही बार क्यों? क्योंकि मैंने ये अनुभव में पाया है कि शोधन करने के बाद फिर से एक बार घन शकृत होना, मतलब स्टूल सहत होना, पुरुष को सहत होना, यह आमतौर पे, एवरेज तौर पे 3 आहार काल के बाद हम देखते हैं। इसलिए हर बार माँ को ये बोलना कि पहले आप पुरुष को देखो, स्टूल को एग्जामिन करो, क्या वो सहत है, क्या उसका आकार है, उसका शेप है क्या, उसके बाद आप रोटी चालू करो। ये कहने से अच्छा है, मैं ये कहता हूं मेरे अनुभव से, कि 3 आहार काल होने के बाद अपने आप पुरुष सहत होने लगता है, तो उसमें हम आराम से दाल चावल के साथ साथ उसका रेगुलर फूड भी शुरू कर सकते हैं। तो फर्क दोनों में यह है कि दोष की अवस्था है तो तुरंत शोधन किसी भी पूर्व कर्म के बिना, और अगर दोष लीनत्व है तो हमें तुरंत शोधन नहीं करना, और इस बार हमें स्नेहन स्वेदन को करके प्लान्ड विरेचन करना है या प्लान्ड रक्तमोक्षण करना है। अब हम आगे चलते हैं अल्प दोष की तरफ। अल्प दोष है, दोष अनुत्कृष्ट है, बहुत ही कम मात्रा में है, ना पीड़िका कोट अतिरेव का संभव है, ना कंडू भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्थानिक भी संप्राप्ति नहीं है, तो हमें अब शोधन नहीं करना, क्योंकि हमने ये पहले ही डिस्कस किया कि कई बार शोधन की अवस्था न होते हुए शोधन करें तो धातुक्षात्मकता की तरफ जाके लक्षण में उपशय नहीं देखा जाता। तो इस अवस्था में हमें शमन द्रव्यों का यूज करना है। शमन द्रव्यों में भी हमें पहले दीपन पाचन और फिर
कुष्ठ के लिए ही कहे गए हुए द्रव्यों का यूज करना है। कुछ द्रव्यों की मैंने लिस्ट बनाई है, मैं आपको बाद में जरूर शेयर करूंगा। ऐसे पेशेंट्स में अगर हो सके तो ऋतु संभव शोधन हम कर सकते हैं। मतलब जैसे शास्त्र में कहा गया कि इस दोष में, इस ऋतु में आप विरेचन करो, इस आप एक वमन करवा लो, वो हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमें शमन ही करना है, इस बार शोधन की अवस्था नहीं है। चौथा है धातुक्षयात्मक, जिसे मैंने कहा कि आप इसे नहीं पाएंगे संहिताओं में या किताबों में, लेकिन हाँ हमारे अनुभव में ये जरूर है। बच्चे में धातु क्षयत्वता होती है, दुर्बलता होती है। हर बच्चे में हम वजन लेते हैं, हम हाइट लेते हैं। कई बार मुझे सवाल पूछा गया कि सर कहाँ पे लिखा है कि बच्चों में वजन कितना होना चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए संहिता ग्रंथों में। लेकिन हमें बच्चों को देखने के बाद इसे लिखना पड़ेगा केस पेपर पे कि क्या वो लंघनीय है या क्या वो ब्रूहणीय है। उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि उसका वजन क्या है और उसकी हाइट क्या है, जिससे हमें पता चले कि वो किस तरफ जा रहा है। तो धातुक्षेत्र का होना, दुर्बलत्व होना, बलहीनता होना, त्वचा विकार के साथ साथ वो और भी अन्य प्रकार के व्याधियों से बीच बीच में हमेशा बीमार होता हो, इस बात को माँ द्वारा कहा जाना, और हेतु सेवन में अल्प रूक्ष आहार का सेवन होना, ये सारी चीजें मैं ध्यान में लेता हूँ निदान करने के लिए कि ये कुष्ठ की संप्राप्ति जो है वो धातु क्षयात्मक है। कई बार मैंने ये देखा है कि मुझे पेशेंट्स के पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये कुछ खाना ही नहीं खाता, 1/4 चपाती खाता है, वो भी ग्रेवी के साथ, दाल के साथ, ना कुछ स्प्राउट्स खाता है, ना कुछ हरी सब्जियां खाता है। तो ये अल्प रूक्ष आहार के लक्षण हैं। डॉक्टर साहब बाहर का खाता है, चिप्स बहुत ज्यादा खाने में होते हैं, फरसाण बहुत ज्यादा खाने में होता है। तो मेरे लिए सारा रूक्ष अल्प आहार सेवन है जो धातु क्षयत्व की तरफ लेके जाता है। और अगर मुझे ये 4-5 चीजें दिखाई दे तो मैं उसका निदान करता हूं मेरे केस पेपर पे कि कुष्ठ ब्रैकेट में धातु क्षयात्मक। अब इस बार मुझे शोधन तो करने का मौका ही नहीं है, तो इसलिए मुझे दीपन पाचन, कुष्ठ की कुछ व्याधियां, कुछ द्रव्य और साथ साथ ब्रूहण का यूज करना पड़ता है। और वो ब्रूहण कल्प के माध्यम से हो या आहार के माध्यम से हो। कुछ नाम अगर मैं आपको कह दूं तो पुनर्नवा मेरे लिए ब्रूहण है, गोक्षुर मेरे लिए ब्रूहण है, पॉलीहर्बल कॉम्बिनेशन के लिए चंद्रप्रभा मेरे लिए ब्रूहण है, पुनर्नवा मंडूर मेरे लिए ब्रूहण है, लक्ष्मी विलास रस मेरे लिए ब्रूहण है, सुवर्ण प्राशन मेरे लिए ब्रूहण है। तो ऐसे कई सारे ब्रूहण कल्प और ब्रूहणीय आहार का प्रयोग मुझे करना है अगर मेरी संप्राप्ति धातु क्षयात्मक है तो। आगे स्थानिक है, बहुत ही आसान है। अगर लोकलाइज कुष्ठ है, इसे हमने पहले देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में त्वचा ग्रसित नहीं है, किसी एक ही जगह पे ये विकार है, तो भी हमें उसे 2 प्रकार में डिवाइड करना है कि हाँ मेरे लिए ये स्थानिक कुष्ठ है। लेकिन क्या स्थानिक कुष्ठ बहुदोष का है कि अल्प दोष का है? अब बहुदोष का मतलब क्या है? भले ही हो स्थानिक कुष्ठ हो, लेकिन कंडू बहुत ज्यादा हो, स्राव ज्यादा हो, क्लेद ज्यादा हो, तो तुरंत मुझे रक्तमोक्षण करना है। सबसे अच्छा तरीका रक्तमोक्षण है। फिर वो जलोका के साथ करिए या पंप के साथ करिए, कप्स के साथ करिए। अगर मुझे दिखाई दे कि लोकलाइज्ड ही कुष्ठ है, एक ही जगह पे कुष्ठ है और ना ही पीड़िकाओं में अतिरेक है या कंडुओं में अतिरेक है, तो इस बार मुझे स्थानिक द्रव्यों का यूज करना है। वो दीपन हो, पाचन हो या कुछ स्थानिक लेप या पर्दे हो। बाकी चिकित्सा सारी की सारी वही है। लगभग मैं समय की तरफ जा रहा हूं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। ये कुछ कॉमन ड्रग्स हम यूज करते हैं। कोशिश मैं ये करता हूं कि कुछ घन कल्प बना लूं। आम्लकी घन, हरिद्रा घन, खदीर घन। अगर आपको भी अगर इस बात की संभावना है कि आप पाउडर की जगह पे कुछ घन बना ले, तो आप यकीनन ये अनुभवित करेंगे कि परिणाम बहुत ज्यादा मिलते हैं। विडंग घन भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये सारे वात कल्प हैं, ये सारे डोसेज हैं। फिर बाद में कुछ अलग लेक्चर हो सकता है। ऑलमोस्ट 6:50 नाउ। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि कुष्ठ बहुत बड़े मात्रा में वर्णन किया गया ग्रंथों में।
लेकिन चिकित्सा करते समय वो भी बच्चों में मैं 5 प्रकार का ही प्रकार करता हूं। एक बहुदोषत्व, एक श्लिष्ट या अनुत्कृष्ट दोष, एक अल्प दोष, एक धातुक्षयात्मक और एक स्थानिक। बहुदोषत्व है तो हमें सद्य शोधन ही करने हैं, भले ही वो विरेचन के प्रमाण में हो या रक्तमोक्षण के प्रमाण में हो। अगर अनुत्कृष्ट है तो हमें प्री प्लान शोधन करने हैं, पूर्व कर्म के साथ, अभ्यंतर स्नेहपान के साथ, बाह्य स्नेह के साथ, उत्प्रेषित आहार को देख के हमें प्लान विरेचन करना है। अगर अल्प दोष है तो हम दीपन पाचन के साथ साथ कुष्ठ की व्याधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर धातुक्षयात्मक संप्राप्ति का आपको अंदाजा आता हो तो शोधन बिल्कुल ना प्लान करें। शमन के साथ साथ आप ब्रूहणीय कल्प या ब्रूहणीय द्रव्यों का यूज करें। अब लक्ष्मी विलास आमतौर पे हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र में प्रतिशाय की दवाई है, कास की दवाई है, लेकिन मैंने लक्ष्मी विलास को भी प्रयोग में लाया है कुष्ठ के लिए, क्योंकि मेरे सिद्धांत में लक्ष्मी विलास एक गृहणीय कल्प है, एक गृहणीय द्रव्य है। और अगर मेरी चिकित्सा सिद्धांत की संप्राप्ति और निदान मुझे धातुक्षयात्मकता की तरफ लेके जा रहे हैं तो मैं उस धातुक्षयात्मकता को दूर करने के लिए इस गोली का यूज करता हूं। तो ऐसे गृहणीय द्रव्यों का हमें यूज करना है। अगर स्थानिक कुष्ठ है तो ये तय कर लें कि भले ही स्थानिक है, क्या वो बहुदोषत्व का है या अल्पदोषत्व का है। अगर बहुदोषत्व का है तो शोधन करना है, अल्पदोषत्व का है तो शमन करना है। अब कुछ आपके सामने में उदाहरण रखता हूं, कोशिश करिए ध्यान देने की। यह स्थानिक कुष्ठ है दोस्तों, बच्चों का है, लेकिन देखिए पेट के ऊपर भले ही वो हो, क्योंकि उसने काफी सारा एरिया इन्वॉल्व किया है, स्राव भी है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं बहुदोषत्व को ध्यान में, स्थानिक कुष्ठ हो, भले ही स्थानिक कुष्ठ हो, लेकिन बहुदोषत्व को सामने रखते हुए मैं तुरंत शोधन करूंगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब स्थानिक कुष्ठ की बात आती है तो सबसे अच्छी बात है, सबसे सिंपल बात है, वो है रक्तमोक्षण। अगर आप देख पा रहे हो तो जो बच्चा आपके स्किन के लेफ्ट साइड पे है वो एक टॉडलर है, 3 साल से छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी हम रक्तमोक्षण आराम से कर सकते हैं। श्वित्र मेरे लिए कई बार धातुक्षयात्मक संप्राप्ति के साथ साथ आता है और कई बार वो लीन दोष की संप्राप्ति में आता है। तो अगर श्वित्र आपके सामने हो, पूरे शरीर पे फैला हुआ हो, तो उसे आप लीन दोष के हेडिंग के नीचे लेकर प्लान्ड विरेचन करें। और अगर श्वित्र आपके सामने लोकलाइज्ड कंडीशन में आता हो तो आप लोकलाइज्ड सिद्धांतों का प्रयोग करें। जैसा मैंने कहा कि भले ही आप जलोका का यूज करें या कप्स का भी यूज आप आसानी से कर सकते हो। अब ये बच्चा जो आपके सामने है, इसमें आप देख पा रहे हो तो एक नर्व के साथ साथ स्किन लीजन है। स्किन लीजन शाव वर्ण का है, बढ़ रहा है। तो मेरे लिए ये लीन दोष की संप्राप्ति हुई। ना उसमें कंडू है, ना संभव अतिरेवच है, ना आपको स्राव दिख रहे हैं, ना आपको क्लेद दिख रहे हैं। इसीलिए मुझे शोधन ही करना है, लेकिन मुझे प्री प्लान अभ्यंतर स्नेहपान का क्रम करके शोधन करना है। आजकल कप से भी बहुत ही आसानी से हम रक्तमोक्षण कर सकते हैं। ये भी कप्स यूज किए गए हैं। संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति लोकलाइज्ड है, एलोपेशिया है। मेरे लिए स्थानिक है लेकिन लीन दोष का है, तो हमें प्री प्लान करके शोधन करना है। कप्स के साथ साथ आप आसानी से इन बातों को आज कर सकते हो। अब इसको अच्छे से देखिए। दोनों ही स्लाइड्स में आपको ये दिखाई देगा कि कुष्ठ जो है वो भले ही पैर पे है, लेकिन स्राव बहुत ज्यादा मात्रा में है। क्लेद आपको आंखों से ही दिखाई दे रहा है। तो इसमें शमन की द्रव्य को यूज करने की स्टेज बाद में है, पहले तुरंत शोधन करवाइए। क्योंकि ये सिर्फ पैर तक सीमित था, तो डिस्कस किया हमने, स्थानिक कुष्ठ है, ब्रैकेट में बहुदोषत्व है, तो तुरंत हमने जलोकाचरण का प्रयोग किया। अगर यही बच्चे के पूरे शरीर में होता तो रक्तमोक्षण के सिवा
हम विरेचन का विचार करते, क्योंकि उसमें पूरा शरीर इन्वॉल्व होता, क्योंकि स्राव बहुत ज्यादा है, इस प्रश्न में क्लेद भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हमें किसी और बात को सोचना ही नहीं, शोधन करना है। अब देखिए आपके स्क्रीन पे जो लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा हो, कोशिश करिए आज पढ़े हुए प्रकारों में इसे डिवाइड करने के लिए। मेरे लिए ये स्थानिक लेकिन बहुदोष का कुष्ठ है। आप आसानी से उसमें अतिरेव दिख रहे हैं, सारी की सारी उंगलियां इन्वॉल्व हैं, क्लेद आपको दिखाई दे रहा है, स्राव दिखाई दे रहा है, और अगर आप उंगलियों को अच्छे से देखें तो खुजली करने की वजह से वो बहुत फैल गया है। क्या किया हमने? उसका निदान किया, स्थानिक कुष्ठ ब्रैकेट में लिखा बहुदोषत्व, शोधन किया, जलोकाचरण किया। राइट साइड में आप उसके पोस्ट जलोकाचरण इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ना पीड़िका है, ना कोट है, ना क्लेद है, पूरा लक्षण उपशम है। अब ये बच्चा स्कैबिस का है। स्कैबिस में होता क्या है आप सब जानते हो, फिर भी मैं कह दूं कि स्मॉल स्मॉल पैपुल्स होते हैं पूरे शरीर पे, खास करके एक्सट्रीमिटीज पे, और बहुत ही बड़ी पैमाने पे खुजली होती है। इतनी खुजली होती है कि कई बार पेरेंट्स को वो अनोइंग हो जाता है कि बच्चा कहीं भी जाए खुजलाता ही है, खुजलाता ही है, खुजलाता ही है। भले ही उसका निदान स्कैबिस हो, मॉडर्न साइंस में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मॉडर्न साइंस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हमारे लिए वो पीड़िका अतिरेव, कोठ अतिरेव, व्याप्ति अतिरेव, कंडु अतिरेव, ये बहुदोष का ही निदान है। तो मेरे लिए भले ही वो निदान स्कैबिस हो, मैं लिखूंगा बहुदोष कुष्ठ चिकित्सा सद्य शोधन। लेफ्ट साइड में स्कैबिस है, राइट साइड में पूरा स्कैबिस हील हो गया है। अब ये देखिए, ये बच्चा सोरियासिस का है। मुझे आपको यही समझाना है कि क्या है बहुदोष, क्या है बहुदोष। देखिए पूरे शरीर में फैला हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैक्यूल्स हैं, सोरेटिक मैक्यूल्स हैं, पूरे शरीर पे है। हमने फिर से एक बार इसको बहुदोष का ही निदान करके शोधन किया। शोधन एक करने से कम नहीं होगा। ऐसे पेशेंट्स में जो बहुदोषत्व के हैं, आपको फर्स्ट टाइम सद्य शोधन करने पड़ते हैं, बाद में आपको प्लांट शोधन करने पड़ते हैं। राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सोरेटिक लीजन्स बहुत कम हो गए हैं। ये वही बच्चा है। लेफ्ट साइड पे आपको सोरियाटिक मैक्यूल्स दिखाई दे रहे हो, संभव अतिरेवच। कुछ शोधन के बाद बच्चों में लक्षण उपशय राइट साइड के चित्र में आपको दिखाई दे रहा हो, वही बच्चा है। अब देखिए ये स्लाइड है स्थानिक कुष्ठ की। लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा हो कि एंकल जॉइंट पे एक स्थानिक कुष्ठ है जिसमें स्राव क्लेद है। क्या किया हमने जलोकाचरण किया। राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा हो कि पूरा लक्षणोपशमय है। भले ही निदान फंगल डिसीज हो मॉडर्न साइंस का, हमारे लिए क्या है, पूरा शरीर पे मैक्यूल्स हैं, संभव अतिरेवच है, हमने शोधन करवाया। अगर आप इस बात को देख पा रहे हो तो दोस्तों ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का है। जैसे मैंने कहा कि हम उम्र के साथ नहीं जाएंगे, हम सिद्धांत के साथ ही जाएंगे। ये मेरा फोर्टे है। अगर आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो दोस्तों ये बच्चा इन्फेंट है, ये बच्चा 1 साल से भी छोटा है। क्या था लक्षण आपको दिखाई दे रहा हो, सिर्फ गर्दन के ऊपर स्किन मैनिफेस्टेशन है। निदान हमने क्या किया, स्थानिक कुष्ठ, बहुदोषत्व कुष्ठ। ये बच्चे को हमने रक्त मोक्षण करवाया है, जलोकाचरण करवाया है। मुझे लोग पूछते हैं कि क्या हम जलोकाचरण कर सकते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि जितना बच्चा छोटा उतना जलोकाचरण करना आसान होता है। वही प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन आपको दिखाई दे रहा हो कि स्किन मैनिफेस्टेशन कम हो गए हैं, लीजन्स कम हो गए हैं, विस्फोट थे तो का दरण था कम हो गया है, पैर पे भी हैं, ये हाथ का भी एक एग्जांपल आपके सामने रखा मैंने, वही बच्चा है। फिर से वही सिद्धांत चेंज नहीं होंगे। अब ये बच्चा देखिए, सी द मैनिफेस्टेशन।
भले ही वो अरुण वर्ण का हो, क्लेद दिखाई दे रहा है हमें, आमत दिखाई दे रहा है। क्या किया हमने? निदान वही किया, पूरे बदन पे था। हमने बहुदोषत्व का निदान किया, पहले सद्य विरेचन किए, बाद में हमने प्लान विरेचन किए। आपके सामने उसके मैं पिक्चर्स रख रहा हूं, देखिए पिक्चर्स रख रहा हूं। सिद्धांत झूठ नहीं, सिर्फ झूठ नहीं होते। देखिए देखिए, देखिए, हाँ मैं मानता हूं कि कुछ दिनों की बात नहीं है, कुछ हफ्ते कुछ महीने हमें करने पड़ेंगे, लेकिन सिद्धांत में बदल नहीं होगा। प्रोटोकॉल विल नेवर चेंज। एक अच्छा केस मैं रखता हूं, ये मेरे कॉलेज का हॉस्पिटल की महत्ता है। क्या है दोस्तों, इसमें बच्चों के हाथ पे आपको वल्मिक की तरह, अगर आप अच्छे से देखें, वल्मिक की तरह लीजन्स हैं। ना इसमें कंडू है, ना ये फैल रहे हैं हाथ को छोड़ के, ना दुख रहा है, कुछ भी नहीं। मैंने कई बार उसको स्थानिक कुष्ठ निदान करके शोधन करने की कोशिश की, रक्त मोक्षण की कोशिश की, विरेचन की कोशिश की, लेकिन कभी कम नहीं हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक 0 नंबर का पॉलिश पेपर लिया, जो आपको कहीं भी मिल जाएगा, और लिटरली पॉलिश पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके इन लीजन्स को घिसना शुरू किया। घिसते समय मैंने ये पाया कि जब बच्चों को लीजन पे मैं घिस रहा हूं, बच्चों में कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर पॉलिश पेपर नॉर्मल स्किन को टच करता है तो बच्चों को वो डिस्टर्बिंग होता है, दर्द होता है, लेकिन जब तक हम लीजन्स को घिस रहे हैं कोई भी कंप्लेंट बच्चे नहीं करते। घिसना कब तक है? घिसना तब तक है जब बच्चों में उस लीजन में थोड़ा सा स्राव आना शुरू हो जाए, लैसरेशन हो जाए, तब तक घिसिए। और उसके बाद आयुर्वेदीय तत्वों का हम यूज करते हैं लगाने के लिए। कई सीटिंग्स के बाद देखिए पूरे के पूरे वर्मिक लीजन्स चले गए। तो इस केस में हमें ना रक्तमोक्षण से फायदा मिला, ना विरेचन से फायदा मिला, लेकिन इस केस में हमें ऊपर से घिसना पड़ा। तो स्थानिक कुष्ठ में हमें इन बातों को भी ध्यान देना पड़ता है। सोरेटिक लीजन था, वही है प्री ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट। यू कैन इजीली अप्रिशिएट कि लेफ्ट साइड में क्लेद है, स्राव है, जो ड्राई हो चुका है पूरा राइट साइड में। अगेन क्लेद है, स्राव है, जो कम हो चुका है। अब ये एक अलग केस है। ये बच्चा भी टोडलर है, 3 साल से छोटा है। इसे हमने नाम दिया अजगल्ली का। मॉडर्न साइंस उसे कहता है कॉन्टेजियस मोलिज्म। अब यकीन मानिए बहुत बड़ी पैमाने पे ये पेशेंट्स होते हैं। होता क्या है कि छोटे छोटे पैपुल्स होते हैं जो फैलते जाते हैं, ना दर्द है, ना खुजली है, ना दाह, कुछ भी नहीं। ये अजगल्ली का है। अगर आप शूद्र रोग कभी पढ़ोगे तो आप इसको पाओगे। तो इसमें भी हमारे लिए सिद्धांत वही है कि प्रसार पूरे शरीर पे है, लेकिन स्राव, क्लेद कुछ नहीं, कंडू कुछ नहीं। तो इसके हमें प्री प्लान शोधन करने पड़ते हैं, जिसका काफी अच्छा असर दिखाई देता है। क्षित्र, जैसा डिस्कस किया हमने, सबसे स्टबर्न डिसीज है। इसे हमें लीन दोष के अंदर लेकर कई बार शोधन करने पड़ते हैं। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है। एक बच्चा था शीत पित्त का। मॉडर्न साइंस का निदान जो कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए पूरे बदन पे फैलने वाला, बहुत कंडू, बहुत ही डिस्टर्बिंग था। पेशेंट बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हें समझाने के लिए कि ऐसा होता है, कुछ दोष होते हैं, हमें साफ करने पड़ते हैं, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी। पेशेंट मॉडर्न साइंस की ट्रीटमेंट लेके आया था, होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेके आया था, पूरे उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस मेल में। लेकिन हमें उसे समझाया, कॉन्फिडेंस में लिया, शोधन किए, और मुझे अभिमान है कि सिद्धांत हमारे कभी फेल नहीं होते। बच्चे में पूरी की पूरी रिकवरी दिखाई दी। उसमें भी हमने बहुदोषों का निदान करके पहले सत्य शोधन किए, बाद में हमने प्लांट शोधन किए, विरेचन भी किए, रक्तमोक्षण भी किए। उसे सब डिटेल में लिखा है उसने, अगर आप अच्छे से पढ़ पाओ तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वही है, सिर्फ हमें निदान करने में अचूकता आनी चाहिए। 7 बज रहे हैं, 5-6 मिनट में ज्यादा लिए आपसे। फिर से मैं उसी पे आता हूं कि मेरा लेक्चर अभी खत्म होने के स्टेज पे है। फिर से वही अब्दाल स्कोर, असेसमेंट ऑफ परकोलेशन ऑफ नॉलेज आफ्टर लेक्चर। आप जरूर स्कोर करिए क्या वो नॉन सेटिस्फैक्ट्री था या सेटिस्फैक्ट्री था, और क्या वो यूजफुल था। अगर आप मुझे फीडबैक दे सको तो और भी अच्छा होगा।
So please score my lecture under assessment of percolation of knowledge after lecture, and हो सके तो जरूर फीडबैक दीजिए। फिर से एक बार मेरा छोटा बड़ा जो भी अनुभव था त्वचा विकार में, मैं इस प्लेटफॉर्म पे रख सका, इसलिए मैं हेतल जी दुबे मैडम का बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं फिर से एक बार मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ क्वेरीज हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया लेक्चर रहा कि कई बार हमारे पास क्रॉनिक पेशेंट बड़ी आशा लेकर आते हैं और एक पहले से बनाया माहौल हमें मिलता है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद जड़ मूल से हटा देगा, वहाँ से हमें फायदा होना ही चाहिए। और बहुत दोष स्थिति संशोधन योग्यता अगर हम समझते हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बहुत लोगों में पॉपुलराइज करा सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट के माध्यम से हम आयुर्वेद को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। डॉक्टर विष्णु चौधरी जी, डॉक्टर लीना, डॉक्टर हेमतोष जी, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर सिखेश, बहुत सारे डॉक्टर्स ने, डॉक्टर ममता, डॉक्टर सौरभ सिंह राजपूत, बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसका धन्यवाद किया है। और कुछ डॉक्टर्स हमेशा पूछते हैं उनके कांटेक्ट नंबर के बारे में, तो सर ने लास्ट उसमें सेव किया ही है। तो मैं समझती हूँ कि ये उपयोगी रहेगा कि आप अपने पेशेंट्स के लिए फिर से उनको लाभान्वित करने के लिए सर के साथ डिस्कशन भी उससे रिलेटेड कर सकते हैं। और ज़रूर जो सर की इच्छा है कि हम उनको इसके बारे में भी बताएं कि वैसे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मगर डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाता है इसी बहाने, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर सिखेश, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मेरा प्रश्न एक 8 साल के बच्चे के लिए है, लेकिन प्रश्न वो स्किन से रिलेटेड नहीं है सर, बृहंगन औषधि से रिलेटेड है। जैसे कि आपने बताया कि वैसे ब्रूहण करने वाली काफी सारी औषधियां हैं और जो बच्चे होते हैं आज के समय में थोड़ा सा बाहर का खाना और ये सब ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जिनकी वजह से वो या तो बहुत लीन थीन रहते हैं या फिर अति स्थूल रहते हैं। तो ऐसे केसेस में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनका जब हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो किस दृष्टि से देखना चाहिए? और एक केस जो स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 8 साल की बच्ची है, उसको 6 साल की उम्र से ही मतलब यूटीआई बहुत ज्यादा रहता था और उसको बार बार इन्फेक्शन की वजह से फीवर आता था। तो जब अपने पास आई वो 1.5 साल पहले, तो उस केस में हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, पेशेंट ठीक हो गई है, उसको अब यूटीआई नहीं है, कोई फीवर नहीं है, बट वो इतनी लीन थीन है कि जो 8 साल की बच्ची है वो अभी भी मुझे 5 साल जितनी ही दिखती है और उसका वेट जो है 17.2 ही है। हेलो जी, सिद्धांत मैडम चेंज नहीं होते। अगर हमने हेतुओं में ये पाया है कि धातु क्षयात्मक संप्राप्ति को निर्माण करने वाले हेतु हैं, हाँ जी सर, और साथ साथ में लक्षणों का प्रादुर्भाव बार बार हो रहा है, तो ये हमारे लिए लीन दोष की तरफ जाने वाली संप्राप्ति है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि एक प्लान शोधन कर लें, प्लान विरेचन कर लें, भले ही वो अभ्यादि मोदक से करें। अभ्यादि मोदक बहुत सेफ होता है। मेरे एक्सपीरियंस में अगर इच्छा विधि से वेगों का प्रमाण डबल डिजिट में जाता है, more than 10, लेकिन अभ्यादि मोदक से वो 2-3 तक ही सीमित रहते हैं। उसके बाद एक बार हमने शोधन करवा लिया तो सहत पुरुष होने तक इंतजार करिए। तब तक आप खाने में फ्रीक्वेंसी को, जैसे मैंने कहा, फ्रीक्वेंसी को आप थोड़ा सा बढ़ाइए, क्वांटिटी को कम रखिए, और घन शकृत होने के बाद आप कुछ ब्रूहणीय द्रव्यों को प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र में कुछ चीजें हैं, जैसे खीर है, शायद आपके यहाँ भी हो, खीर है या दलिया है, जैसी चीजें होती हैं। कोशिश ये करिए हमेशा कि ऐसे ब्रूहणीय द्रव्य जब हम देते हैं तब पुरुष सहमत होना चाहिए, पुरुष का अपना एक शेप होना चाहिए। और फिर से एक बार वही, ब्रूहण करते समय हम ये ना करें कि एक कटोरी खीर खानी है तुम्हें, नहीं, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, क्वांटिटी कम रखिए।
पेशेंट अगर सर मैं मीठा ऐसा कहूं खाना ही नहीं चाहता है, कि उसको मीठा अगर वो पसंद ही अगर नहीं है। हम 3 बार खाना खाते हैं, तो हम बच्चों को 6 से 8 बार दें, लेकिन प्रमाण कम रखें, क्वांटिटी कम रखें। अगर किसी दिन आपको ये दिखाई दे कि आज भी बच्चे में पुरुष सहत नहीं था, उसका शेप नहीं था, साइज नहीं था, तो उस 2 दिन के लिए आप कोई भ्रूण द्रव्य ना दें। ठीक है। आप ये पाएंगे धीरे 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 कि सहत पुरुष का होने का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और द्रव पुरुष या असहत पुरुष का प्रमाण कम कम होने लगता है। थोड़ा सा ये एक प्लान मॉड्यूल करना पड़ेगा। उसका बेस होगा आपका सहत पुरुष, भ्रूण द्रव्य देने पड़ेंगे। और जहां तक हेतुओं का सवाल है, हमें उसमें कोई भी परहेज नहीं करना। जो चीज गलत है उसे हमें रोकना ही पड़ेगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हफ्ते में 4 दिन, 4 संडे अगर वो कुछ बाहर का खाना चाहता है तो हम जरूर दें, लेकिन अगर हम जानते हैं कि ये हेतु है, इससे व्याधियां होती हैं, गलत है, तो उसे हमें प्रिवेंट करना ही पड़ेगा। उसमें हमें कोई और चारा नहीं है। लेकिन लील दोष को सामने रखिए और वैसी चिकित्सा प्लान करिए। एक बार सहत पुरुष का प्रमाण आपको दिखाई देना शुरू हो जाए तो कुछ चीजें मैं आपको सजेस्ट करता हूं। जैसे पहली चीज ये है कि हम कई बार घी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हम आयुर्वेदिक वैद्य लोग, कि हमें लगता है कि सबसे अच्छा घी है। लेकिन यकीन मानिए, मैं मेरी प्रैक्टिस में बच्चों में भ्रूण द्रव्य देने के लिए घी से भी मक्खन का यूज ज्यादा करता हूँ। अभी मुंबई में तो ऐसी स्थिति है कि मक्खन कहीं मिलता ही नहीं है। लोग मक्खन को समझते भी नहीं, कई बार उन्हें लगता है कि बटर है, लेकिन नहीं। उसको हम दही को जमा के रखें, छाछ बनाएं, उसमें से मक्खन को निकाल लें, फ्रिज में बच्चा रखें कुछ बटर दिनों के खाता लिए, है। तो भी चलेगा। लेकिन रोज घी का सेवन करने से अच्छा है कि आप मक्खन का प्रयोग करें। मैं इस बात को मानने वाला वैद्य हूं कि घी होने से दीपन पाचन की तरफ हम ज्यादा जाते हैं, लेकिन मक्खन का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो कई बार हम भ्रूण की तरफ आसानी से बढ़ते हैं। तो इस बच्चे में अगर हम मक्खन देना भी शुरू करें, भले ही वो शक्कर के साथ हो, मैंने जैसा कहा कि संहिता में भले ही लिखा हो, भले ही हमारे लिए शक्कर थोड़ा सा आम करने वाला हो, लेकिन कम मात्रा में अगर दें तो ठीक है। आप मक्खन और शक्कर का प्रयोग शुरू करिए, आपको धीरे धीरे प्रमाण दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। सर, आपने ये अभय आदि मोदक का जो यूज बताया है, ये रात्रि में 1 मोदक देना है इसको? नहीं, मैं मैडम रात्रि में कभी नहीं देता। मैं सब सुबह बच्चा उठ जाए तो जितना जल्दी हो सके उतना मैं उसे 1 गोली अभय आदि मोदक देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि बच्चा थोड़ा सा अनकोऑपरेटिव है, पेशेंट्स हमारे नए नए हैं, हम पहली बार ही शोधन कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप गोली दे दीजिए और थोड़ा सा नमक, नींबू, शक्कर, पानी का घोल बना के रखें, जिसको हमें सिप बाय सिप पीना है। बीच बीच में चम्मच चम्मच से पीना है, उसे ग्लास से नहीं पीना, और पेट को सेकते रहना है। तो मेरे एक्सपीरियंस में अगर हम 7 साढ़े 7 बजे हम अभय आदि मोदक दे दें तो 12 साढ़े 12 बजे तक 1 या 2 वेग आ जाते हैं। और मैं ऐसे केसेस में उसी दिन शाम को ही गरम गरम दाल चावल खाना रिकमेंड कर देता हूँ ऐसे शोधन के प्रकार में। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर हेमतोष जी, आप अनम्यूट करके पूछिए और बाद में माइक प्लीज सभी को, है ना, हर बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता बेटे। आप लोग रेगुलर व्यूअर हो, अटेंड करते हो और पूछते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर एवरी टाइम माइक म्यूट करने के लिए कहना पड़ता है, थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जहाँ बैठे हो वहाँ की आवाज रिकॉर्डिंग को भी हैम्पर करती है और कई बार आवाज भी ठीक से नहीं सुनाई देती। डॉक्टर हेमतोष। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैम, आज का सेशन ना सर बहुत अच्छा था। इतना बड़ा कुष्ठ का टॉपिक और बहुत ही सरलता से हम लोगों ने इसको डायग्नोज करना सीख लिया और ट्रीटमेंट तो हमने सीखा ही है। सर, एक क्वेश्चन ये था कि रस माणिक्य क्या बच्चों में दे सकते हैं और उसका क्या डोज रहेगा? और सर, एक और चीज आपने बताई थी कि घन बना, सर एक आप प्लीज बताएंगे कि घन किस प्रकार हम बना सकते हैं या बनाना चाहिए? थैंक यू सर। पहला सवाल मैं समझ गया रसम माणिक्य का, मैं दूसरा समझ नहीं पाया। सर, जो आपने घन बताए थे ना, जैसे अभ्यास जो लास्ट में आपने, वो किस प्रकार से बना सकते हैं? पहली बात तो यह है डॉक्टर साहब कि अगर आपने इस लेक्चर को समझने के बाद अगर आप प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लिखना शुरू कर दें किस पेपर की बहुदोषत्व है या अल्पदोषत्व है, तो शायद ये मेरा प्रोटोकॉल जो है वो और स्थिर होना शुरू करेगा। रसम माणिक्य पे हाँ, रसम माणिक्य हम यूज कर सकते हैं।
लेकिन बहुदोषत्व है तो नहीं, अल्पदोषत्व है तो जरूर। अगर दूसरी अवस्था है लीन दोष की, तो बीच में जब हमें दीपन, पाचन और व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करनी है तो माणिक्य हम यूज कर सकते हैं। अब डोज क्या होना चाहिए, डोज पे मेरे कई सारे अलग लेक्चर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कह दूं शॉर्ट में कि अगर कोई भी हर्बो मिनरल ड्रग या कोई भी मिनरल ड्रग आपको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल हर्बो मिनरल का क्या एग्जाम्पल है, आरोग्यवर्धिनी है या रसमाणिक्य है, रस सिंदूर है, श्वास कुठार है, तो बहुत ही रफ पैमाने पे मैं आपको ये कह दूं कि सिंपल करिए, बच्चे का एज पकड़ लीजिए कितना है, कंप्लीटेड ईयर्स हमने पकड़ा 5 साल, तो 5 का आधा करिए, वो होता है 250, 2.5, उसका आधा करिए 1.25। तो कोई भी हर्बो मिनरल ड्रग हो या मिनरल ड्रग हो, बच्चे के उम्र से 1/4 हमें देना है। अब ये 1/4 जो हमने डिस्कस किया वो पर डे डोज है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इस पर डे डोज को आप 2 में डिवाइड करिए, 3 में डिवाइड करिए, 4 में डिवाइड करिए। मेरे प्रयोग में रसमाणिक्य मैंने कभी एक सिंगल यूज नहीं किया, मैंने कॉम्बिनेशन में मैं उसे यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कुष्ठ की जो ड्रग है, सारिवा हो, लोद्र हो, आम्लकी हो, इस कॉम्बिनेशन में मुझे अगर देना है 5 साल के बच्चे को, तो मैं वो 1.25 ग्राम को डिवाइड करके दूंगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो। नंबर 3 सवाल था आपका, घन कैसे बनाएं। घन मैं कभी नहीं बनाता, मेरे पास आज मार्केट में कई सारे घन अवेलेबल है। हरिद्रा घन, सारिवा अनंत मूल घन, यष्टि मधु घन, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। हरिद्रा का एक वटी भी आता है हिमालय का, अगर आपको पता हो तो टैबलेट हरिद्रा भी एक हरिद्रा घन ही है। घन बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फॉर्चुनेटली इनफ मुझे कई सारे घन मिल जाते हैं, तो मैं वही यूज करता हूँ जो मार्केट में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर ममता, आप अनम्यूट करके पूछिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर, वेरी आई ओपनिंग सेशन था आपका। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो 3 महीने की बच्ची है और उसका वेट जो है वो अबाउट 4 to 5 kg होगा, उसके स्वित्र है, तो उसको फिर हम धातु क्षय वाला मानेंगे? नहीं मैडम, अभी थोड़ा सा हमें और जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू इन्फेंट बच्चों में 3 महीने का बच्चा मेरे लिए इन्फेंट बच्चा है, कई बार फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं जो दिखाई देने में हाइपोपिगमेंटेड मैक्युलर पैचेस जैसे ही दिखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा शेयर मुझे कर सकें एग्जैक्टली हिस्ट्री क्या है, उसके लीजन्स मुझे दिखाई दें, तो मैं और अच्छे से कह सकता हूँ। इन्फेंट में फंगल लीजन्स बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन अगर फिर भी हम ये समझ लें कि वो श्वित्री है और वो सजन्म नहीं है, मतलब जन्म के साथ नहीं आया हुआ है, तो हाँ उसे हम जरूर दोष को समझ के ही चिकित्सा में करनी पड़ेगी। लेकिन पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि इस केस में क्या वो सच में श्वित्र है या कोई हाइपोपिगमेंटेड मैक्युलर लीजन वाला कुष्ठ है। जी सर, थैंक यू। मैंने फंगल के लिए इन्फेक्शन दिया है, अभी फीडबैक उसका जो भी आता है उसके बाद में ट्रीटमेंट पूछ रही थी जस्ट कि हम क्या माने अगर नहीं यही पकड़ के चलिए। अगर वो कंफर्म श्वित्र ही है, बायोप्सी भी आपने कर ली है, तो ट्रीटमेंट नहीं सर, मैंने अभी उसके लिए वही किया है, फंगल के लिए ट्रीटमेंट दिया है, उससे अगर रिजल्ट नहीं आता उसको एक्सक्लूड करेंगे तो फिर श्वित्र के हिसाब से। और आप जो एडवाइस कर रहे हैं करेंगे हम कि क्या वो। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर रितिका, आप अनम्यूट करके पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर एक 8 साल का बच्चा है, उसको 2 साल से सर क्रैकनिंग हो पैरों में सर, सिर्फ टोज रीजन में, दोनों पैरों में सर। और सर मैंने उसको सारिवाद्यासो दिया था, तो मुझे सर थोड़ा सा रिजल्ट आया, लेकिन पूरा फुल नहीं। उसको ड्राइनेस बहुत रहती है दोनों पैरों में, सिर्फ आगे की टोज में दोनों पैरों में, और क्रैकनिंग रहती है, पैर उसकी स्किन फट जाती है काफी। मैडम फर्स्ट लाइन शुभ शोधन,
आप दोषों का शमन करना शुरू मत करिए तुरंत, पहले शोधन करवाइए और फिर से आप वही यूज करना शुरू करिए जो आपने शुरू किया था। आपको दिखाई देने लगेगा कि परिणाम दिखाई देते हैं अलग। थोड़ा सा और अगर आप मुझे बता पाए कि उसका 8 साल के बच्चे का वजन कितना है, एक दो उसके हेतु क्या है, मतलब अल्पवृक्ष है कि अभिसंधि है, तो मैं और अच्छे से बताता हूँ। जी सर, हेतु सर ड्राइनेस है सर। मैंने उसको इवन एक डर्मेटोलॉजिस्ट से भी दिखाया था, उन्होंने उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या जुवेनाइल डर्मेटोसिस करके उन्होंने डायग्नोज कर दिया। और सर उसको सर काफी इचिंग रहती है वहां पे, और सर कफ प्रकृति का है सर, मीठा बहुत खाता है। दांतों में भी सर उसको केलिंग सी है, दांत में उसके केयरिंग है सर उसको, और सर मीठा बहुत खाता है। जितना मैं समझ पाया आपके कहने से, थोड़ा सा मुझे ये लंघनीय ही लग रहा है। पहले शोधन करवाइए, शोधन पहले करवाइए और फिर एक बार शकृत में घनता दिखाई देना शुरू हो जाए तो फिर आप शमनीय द्रव्यों का प्रयोग करना शुरू करें। सर तो शोधन सर अभ्यादि मोदक से दे या फिर सर इच्छा विधि से? सर अगर आप पहली बार दे रहे हो तो अभ्यादि मोदक प्रेफरेबल है। अगर आपको थोड़ी सी सर मैंने आदत उसको एरंड तेल से सर उसका एक बार विरेचन कराया था। मैंने उसको 10 ml मॉर्निंग में दिया था, तो उसको कई 3-4 सर 5-6 वेगास आए थे सर। सर इज इट सेफ टू यूज एरंड तेल? नहीं, तो आप इच्छा विधि का प्रयोग करिए, लेकिन प्री प्लान करिए, मतलब वर्धमान मात्रा में स्नेह देने के बाद जो हम करते हैं शोधन, वैसा शोधन करिए। एरंड तेल का शोधन करना हमारे लिए बहुदोषित में ज्यादा फायदेमंद होगा कि तुरंत हमें करना है, कल के कल करना है। लेकिन ऐसे कंडीशंस में हमें प्री प्लान शोधन करने पड़ेंगे। तो पहले वर्धमान मात्रा में अभ्यंतर स्नेहपान, फिर बाह्य स्नेह उत्कृष्ट करने वाला आहार और फिर इच्छा विधि दीजिए। एक बार ये कोर्स हो जाए तो उसके बाद आप शमन पे आइए। सर तो हम कौन सा सर स्नेह यूज कर सकते हैं बेस्ट सर बच्चे के लिए? नहीं, बहुत सिंपल है मैडम, ये बहुत किताबी बातें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा कोऑपरेटिव है तो ठीक, अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो आप प्लेन घर का घी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि स्नेह जाना चाहिए, स्नेह उस चिपके हुए दोषों को निकालता है। जरूरी नहीं है कि कोई सिद्ध स्नेह ही हो, आप प्लेन घी यूज करिए। सर उसका वेट 22 kg है सर। ठीक है, आप उसे लंघनीय में पकड़िए। बच्चा 8 साल का है, वजन 22 किलो है, बार बार बीमारियां होती हैं, आहार में मधुर प्रबलता है, अभिसंधि की प्रबलता है, लंघनीय समझिए, प्लान विरेचन करिए। जी सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था सर, प्लीज फिर से आइएगा। जी बिल्कुल, मैं भी डॉक्टर साहब को फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी और कुछ केस स्टडीज हम सुनेंगे सर से डिटेल में और बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक रहेगा। डॉक्टर सुधा, आप अनम्यूट करके पूछिए। थैंक यू मैम। नमस्कार सर। सर आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था, थैंक यू सो मच। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा ही 1 साल की लड़की मेरे पास आई थी, तो उसको बाय बर्थ हिप्स पे वाइट पैच था, तो आफ्टर 7-8 मंथ्स ऑफ बर्थ ये पैच धीरे धीरे बढ़ गया। तो हम इसको फंगल इन्फेक्शन समझेंगे कि श्वेत्र समझेंगे? डॉक्टर साहब, मैं सवाल आपका सुन नहीं पाया, बहुत ही डिस्टर्बिंग और स्लो वॉइस। इसके सिवाय सर 1-2 क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, आप वहां से देख पाएंगे डॉक्टर साहब? ओके। खजन सिंह सर, त्रिवृत अवलेह की मात्रा क्या दे सकते हैं? किसकी मात्रा? त्रिवृत अवलेह। देना किसमें है आपको? मेरे लिए अवलेह अवलेह का इंडिकेशन है, अवलेह दे तो निष्कफे, जहां पे कफ की कोई संभावना नहीं है वहां पे मैं अवलेह देता हूं। और मैं कभी शोधन के लिए अवलेह का यूज नहीं करता। मेरे लिए अवलेह पाचक के साथ साथ ब्रूहणीय कल्प है। तो एक बार मैं किसी एक व्याधि के लिए शोधन कर चुका हूं, शमन कर चुका हूं और अपुनर्भव का कोशिश कर रहा हूं, तो मैं अवलेह को प्रयोग करता हूं। आपको समझाने के लिए, अगर मेरे पास कोई बच्चा तमक श्वास का आता है
तो मैं पहले शोधन करवाऊंगा, शमन करूंगा। अब जब वो निष्कफ हो जाए, चेस्ट क्लियर है, कोई सिम्टम नहीं है, अब दूसरा अटैक आने में क्या कहूं मैं उसे, पुनर्भवता न हो, तो मैं कंटकारी अवलेह या अगस्त्य अवलेह इनको प्रयोग करता हूं। तो मेरे लिए अवलेह का प्रयोग करने के क्राइटेरिया हैं, देया तो निष्कफ होना चाहिए, आमत्व नहीं होना चाहिए और ब्रूहणीय होना चाहिए। तो त्रिवृत अवलेह कभी मैंने प्रयोग में लाया नहीं, क्योंकि मेरे लिए अवलेह कल्पना इन क्राइटेरिया को फुलफिल करनी पड़ती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर स्वप्निल, बच्चों में दत्त व्रण के लिए एप्लीकेशन क्या करें? थोड़ा सा और अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सामने आता तो अच्छी बात थी, लेकिन टू बी वेरी वेग ऑन दिस, घृत यूज है, शतदोत घृत है। आजकल कई सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं बाजार में, जैसे कि एक फेमस कॉम्बिनेशन है आपका अर्शोहिता। अब भले ही अर्शोहिता हो, दूत पापेश्वर का है, अर्शोहिता हो, नाम में अर्श हो, लेकिन आप प्रयोग में लाके देखिए, उसमें अच्छी मात्रा में त्रिवंग है, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। एक आर्टिप्लेक्स करके आता है कॉम्बिनेशन, एक मोहक करके कॉम्बिनेशन आता है। अगर आपको क्लासिकल यूज करना है तो सबसे अच्छा है शतधोत घृत, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी में यूज करना है तो आर्टिप्लेक्स है, मोह है, अर्शोहिता है। आप अर्शोहिता को प्रयोग जरूर करिए। कई बार हम अर्शोहिता को सिर्फ अर्श के लिए ही समझते हैं, लेकिन आप जरूर कोशिश करिए अर्शोहिता की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक है, अगर बच्चों में अग्निमांद्य है तो मक्खन और अग्नि को दुष्ट करेगा क्या? ऐसे क्वेश्चन मार्क है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। देखिए, आहार्य द्रव्यों को मात्रा की अपेक्षा नहीं होती, आप इस बात को पक्का समझिए। आहार्य द्रव्यों को मात्रा की अपेक्षा नहीं होती, वो आहार्य द्रव्य हैं, इसलिए वो सात्म्य ही है। मक्खन की जब हम बात करते हैं तब बचा के रखा हुआ मक्खन के कई प्रकार हैं। हमारा शास्त्र इतना सुदृढ़ शास्त्र है, सिर्फ 3 प्रकार की अगर मुझे याद हैं और वह सही हैं तो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के 35 अध्याय में वर्णन किया कि एक तो सद्यस्क है, मतलब अभी अभी मैंने छाछ बनाया है और तुरंत मैंने वो घी प्रयोग में लाया, वो तो थोड़ा सा अग्निवर्धन करने वाला है। वही मक्खन मैंने छाछ से बाहर निकाल के संग्रह करके रखा और उसको प्रयोग किया, वो थोड़ा सा गुरु है। तो अगर आपको लगता है कि आज मेरे बच्चे में मल प्रवृत्ति अच्छी नहीं हुई, द्रव है, घन नहीं है, लेकिन मक्खन का प्रयोग बंद नहीं करना है, तो उसे आप अभी अभी तैयार किया हुआ मक्खन खिला सकते हो। अगर आपको लगा कि सहत है, घन है, मुझे ब्रूहण की ज्यादा अपेक्षा है, तो संग्रहित किया हुआ मक्खन दे सकते हो। लेकिन मेरे अनुभव में मक्खन में प्रयोग में ला रहा हूँ 2005 से, लगभग 19-20 साल हो गए, कभी मुझे ये दिखाई नहीं दिया कि मक्खन की वजह से अग्निमांद्य होता है। तीसरी बात, मक्खन हम जब देते हैं तो वो कभी 1.5 या 2 चम्मच से ज्यादा नहीं होता। 1 चम्मच होता है 5 ग्राम्स। So 5 grams or 7.5 grams of मक्खन will never cause any unwanted effect. ठीक है, अगर आपको लगता है फिर भी, तो इतना आप बदल कर सकते हो कि नया बना हुआ मक्खन दोगे तो वो गुरु नहीं है, वो अग्निमांद्य नहीं करेगा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक और क्वेश्चन था सुधा भल्ला का। अच्छा, सुधा भल्ला के 2 क्वेश्चन हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो वो बता रहे थे, 1 year old girl baby having 1 white patch on the hip by birth, शायद स्पेलिंग थोड़ी गलत है। Now it is increased in size. Please tell whether it is श्वित्र। नहीं, ऐसा बहुत हिस्ट्री बहुत कम है, प्रिसाइज हिस्ट्री नहीं है। लेकिन मैं आपको अनुभव शेयर कर दूं मेरा कि जो हमने ऊपर 5 प्रकार किए थे, उसमें अगर सजन्म कुष्ठ कोई भी हो, भले वो क्षेत्र हो, कोई भी हो, चिकित्सा साध्य नहीं होता। कई बार कोशिश करनी पड़ती है, कई महीने साल कोशिश करनी पड़ती है,
एक डिसीज कॉमनली है बच्चों में, इन्फेंटाइल एक्जिमा, बहुत कॉमन है, बहुत अनोइंग है, पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे केसेस में भी हमें समझाना पड़ता है कि शायद डबल डिजिट मंथ्स हमें देना पड़े, 10 महीने से ज़्यादा हमें ट्रीटमेंट करनी पड़े। लेकिन अगर आप श्योर हो कि सजन्म है, अगर बच्ची में आपको दिखाई दे रहा हो कि जरा वजन कम है, धातु क्षयात्मकता है, तो ब्रूहण द्रव्य जरूर यूज करिए, भले ही वो श्वित्र हो या कोई भी स्किन लीजन हो। शोधन की तरफ जाने से भी अच्छा है कि हम जरा ब्रूहण द्रव्य को यूज करें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इच्छा विधि रस की डोज पूछी है डॉक्टर रितिका ने। जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर का टॉपिक है ये। अच्छा जी। अगर आप मुझे एज बता सको तो मैं और प्रिसाइज हो पाऊंगा। रफली अगर मुझे आपको बताना है तो ये बात समझ के चलिए कि बच्चा 5 साल से छोटा है तो आप यू स्टार्ट विथ हाफ टैबलेट ऑफ इच्छा विधि। अब इच्छा विधि देनी कौन सी है? इच्छा विधि कई कंपनीज की आती है। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो तो आप यू कैन स्टार्ट विथ SDL फार्मेसी। आप नया शुरुआत कर रहे हो तो यू कैन यूज बैद्यनाथ वाला इच्छा विधि। तो 5 साल से छोटा वाला बच्चा आपके सामने है, बहुदोषत्व है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, शोधन करना है, तो पहला डोज आप आधे गोली का दीजिए। अगर आपको लगा कि 2-2.5 घंटे के बाद भी कोई वेग नहीं आया, देन यू कैन रिपीट हाफ टैबलेट अगेन। अगर बच्चा 1 साल का है, 5 साल से ऊपर है, तो यू कैन स्टार्ट विथ 1 टैबलेट इटसेल्फ। एक्सपीरियंस आपको ये भी कहेगा कि कई बार उल्टियां भी होती हैं, तो उल्टियों को आपको नहीं गिनना वेगों में। अगर आपको दिखाई दे कि मैंने आधी गोली दी थी लेकिन 1-2 बार उल्टियां हो गई लेकिन मलवेग नहीं आया या एक बार ही आया है, तो यू कैन रिपीट हाफ डोज। लेकिन उसके बाद फिर से रिपीट ना करें। उसके बाद आप सिर्फ उसे जैसे मैंने कहा, नींबू शक्कर नमक वाला पानी देते रहें, पेट को सेकते रहे, शायद कम वेग आएंगे। और फिर ऐसे बच्चों में हमें सोचना पड़ेगा कि शायद ये बच्चा ब्रूहणीय की तरफ जा तो नहीं रहा। तो बहुत ही रफ लेवल पे अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो स्टार्ट विथ हाफ टैबलेट, बड़ा है तो 1 टैबलेट। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर प्रियंका पूछ रही है कि हेलो सर, आई एम MD स्कॉलर एंड माय सिनॉप्सिस टॉपिक इज एक कुष्ठ विद स्पेशल रेफरेंस टू सोरियासिस। मेरा एज ग्रुप 8 to 16 इयर्स है और शोधन के लिए तीव्र अवले रखा है मैंने। सर मात्रा क्या दे सकते हैं तीव्र अवले का फॉर शोधन पर्पस? डॉक्टर साहब, इस बात को समझिए कि ट्रीटमेंट अलग है और रिसर्च प्रोटोकॉल्स अलग है। रिसर्च करते समय हमें बायस नहीं रहना कि मैं कितनी मात्रा दूं या कौन सा कल्प दूं तो अच्छे वेग आएंगे। आपने और आपके गाइड ने जो भी ड्रग फाइनल किया है, आपका सिर्फ ये अप्रोच होना चाहिए कि तीव्र अवलेह में मुझे क्या परिणाम दिखाई दे। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत अलग है। अब अवलेह, जैसे मैंने कहा कि मैं कभी भी शोधन के लिए अवलेह यूज नहीं करता। अवलेह घन है, उसमें शक्कर या ब्रूहणीय द्रव्यों की मात्रा अधिक है, इसलिए वो थोड़ा सा आहारीय कल्प की तरफ जाता है। जैसे कि हमारी खीर हो गई, खीर कभी पतली नहीं होती या पतली है वो उसे खीर नहीं कहते। तो तीव्र अवलेह चिकित्सा के हिसाब से अगर आप मुझे पूछने जाएंगे तो मेरे लिए आइडियल शोधन द्रव्य नहीं है। तो ये तो बात ही अलग हो गई। हाँ, लेकिन हमें रिसर्च प्रोटोकॉल में उसको यूज करना है तो हमें एक कोई पक्का डोज लेके आगे चलना पड़ेगा। शायद भले हम ये बाद में कह दें कि जिस मात्रा में मैंने यूज किया उस मात्रा को फिर से एक बार संशोधित करने की जरूरत है। फिर भी अगर आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए तो थोड़ा सा और डिटेल मुझे दीजिए तो मैं कुछ अच्छे से कह पाऊंगा। लेकिन ट्रीटमेंट के हिसाब से अवलेह कल्पना कभी भी शोधन के लिए आइडियल नहीं होती। जी डॉक्टर सुधा जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। डॉक्टर सुधा बल्ला। हाँ जी, थैंक यू मैम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन वही था कि अगर वो 1 साल की जो बेटी है, लड़की है, तो उसको कोई इचिंग नहीं है, बाय बर्थ ही उसको वाइट पैच है 1 हिप पे, तो सर उसको मतलब अब थोड़ा साइज उसका इंक्रीज हो गया, तो उसको हम क्या समझ सकते हैं? मैं आपको वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार जन्म के साथ कुछ व्हाइट पैचेस होते हैं, उसे हम व्हाइट पैच न कहते हुए हाइपोपिगमेंटेड पैच कहें, जो श्वित्र नहीं होते। और पैदाइशी जितना उसका साइज हो
वो बाद में बढ़ता है क्योंकि बच्चे का सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। इस बात को समझिए आप। तो अगर बच्चे में वो सजन्म है, कोई भी सिम्टम नहीं है, तो आप ब्रूहणीय द्रव्य दीजिए। बेस्ट एग्जांपल है सुवर्णप्राशन, ठीक है, लेकिन उसे बीमारी ना समझे, श्वित्र ना समझे। पैदाइशी हाइपोपिगमेंटेड पैचेस हो या हाइपर पिगमेंटेड पैचेस हो, बाद में हमें बड़ी दिखाई देती हैं क्योंकि सरफेस एरिया भी बढ़ा हुआ होता है। आप इस बात को समझिए। तो वो पैथोलॉजिकल नहीं है, वो पैथोलॉजिकल नहीं है। इसमें शोधन बिल्कुल ना करें, पाचन बिल्कुल ना करें, देना ही है तो ग्रहण दीजिए। हाँ, ओके सर एक और क्वेश्चन था। जैसे आपने बताया था कि स्कैबिस का केस आपने ठीक किया, तो उसमें सर आपने कोई ओरल योग भी दिया था? हर एक केस में ना सिर्फ स्कैबिस, हर एक केस में शोधन करने के बाद हमें शमन दीपन पाचन करने पड़ते हैं, लेकिन स्कैबिस के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग में यूज नहीं करता। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो शोधन करने के बाद, प्रथम शोधन करने के बाद जब शमन की बात आती है, तब मैं शमन बहुत ही आम द्रव्यों के साथ शुरू करता हूं, जैसे कि सारिवा, मंजिष्ठा, लोध्र, आम्लकी। ये स्टेज 1 के द्रव्य हो गए। स्टेज 2 में द्रव्य कौन से आएंगे? आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन। स्टेज नंबर 3 में ड्रग्स कौन से आएंगे? गुग्गुल आएंगे, पुनर्नवा गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल। स्टेज 4 में द्रव्य कौन से आएंगे? माणिक्य हो गया या मंचतित्त गुग्गुल हो गया। तो ये कोई एक द्रव्य नहीं होता। शोधन करने के बाद हमने स्टेज 1 की द्रव्य देख के देखा, परिणाम कम है, नहीं है तो स्टेज 2 की द्रव्य, नहीं तो स्टेज 3 की द्रव्य, नहीं तो स्टेज 4 की द्रव्य। उससे भी परिणाम ना हो तो पीरियडिक शोधन। और ये द्रव्य स्पेसिफिक नहीं होता। और मैं सबको कहता हूँ, मेरे बच्चों को भी मैं यही समझाता हूँ कि आप ड्रग ओरिएंटेड अप्रोच मत रखिए, आप प्रोटोकॉल ओरिएंटेड बनिए। प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है। जैसा मैं आपको एग्जांपल दिया कि लक्ष्मी विलास कभी भी कुष्ठ में प्रयोग नहीं की जाती, लेकिन हमने कई बार इस गोली को यूज किया कुष्ठ में। मैं पुनर्नवा बहुत कम यूज करता था मेरी शुरुआत के दिनों में, लेकिन हमारे मुंबई में एक व्याख्यान हुआ था जिसमें मुझे टॉपिक दिया गया कि सर आपको बोलना है पुनर्नवा पे, गुक्षुर पे, वरुण पे और पाषाण भेद पे यूटीआई में। तब जब मैंने पढ़ा पुनर्नवा को, तब मुझे यकीन आया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ पुनर्नवा को ना यूज करते हुए। और फिर मैंने पुनर्नवा का यूज करना शुरू किया। कुष्ठ में भी मैंने कई बार पुनर्नवा मंडूर दिए हैं जब ब्रूहण की अपेक्षा हो। अब पुनर्नवा मंडूर कोई कुष्ठ की द्रव्य नहीं है। अगर मैं ड्रग ओरिएंटेड रहता तो मैं कभी भी पुनर्नवा को यूज नहीं करता कुष्ठ में, लेकिन जब मैं प्रोटोकॉल की तरफ झुका हुआ हूं और ब्रूहण मेरी अपेक्षा है, तो ड्रग में कोई भी यूज कर सकता हूं। इसलिए ड्रग हमारे लिए जरूरी नहीं है, प्रोटोकॉल जरूरी है। थैंक यू सर। सुधा जी, आप है ना बीच में म्यूट करके नहीं रखते हैं। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया, फिर से सभी को कर रही हूँ कि बीच में हाँ जी सर, ओके सर, है ना, ये पर्सनली तो है नहीं बेटा, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, है ना। और आगे से मैं उस पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग से बाहर कर दूंगी, है ना। ये अच्छी बात नहीं है ना बेटा, सभी का ध्यान रखना चाहिए। आपको देखो, बिना कोई शुल्क इतने अच्छे स्पीकर समय में 8 साल से 9वां साल अनवरत जा रहा है ना, तो चीजों को भी तो समझना चाहिए बेटा, है ना। 2-3 लोगों ने ऐसे किया कि वो हाँ जी 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 ऐसे बीच में करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो वो तो अंडरस्टूड ही है कि सर बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब, एक तो कोई शशि जी ये कह रहे हैं कि स्किन से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन पूछूं क्या? ऐसा थोड़ा सा बच्चों से है तो पूछिए। हाँ जी, शशि जी अनम्यूट करके पूछ लीजिए। जी मैम नमस्ते, सर प्रणाम। एक्चुअली में क्वेश्चन सर ये है कि एक बच्चा था, उसको अगस्त में वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हुई, मेरे ख्याल से एक दिन में 30-35 वॉमिटिंग हुई, तो एलोपैथी में एडमिट हुआ और फिर वहां पर इन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा करके वॉमिटिंग रोक दी। उसके 2-3 दिन पहले से उसको फीवर वगैरह आ रहा था, तो फिर बाद में वहां पर तो कुछ किया नहीं, टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें SGOT और HPT वगैरह बहुत ज्यादा रेस था, मतलब 2000 के आसपास, 1500 के आसपास वैल्यूज थी, और भी बहुत सारी चीजें थी। बट उन्होंने रखा 8-10 घंटे के लिए एडमिट किया यहीं पर चंडीगढ़ में ही 32 में, और फिर डिस्चार्ज कर दिया। फिर बाद में उस पेशेंट को मेरे पास आया क्योंकि मेरे नोन का बच्चा था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया था
और फिर वो सारी चीजें 15 दिन में रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई थी। हेतु में सर उसका वही था कि कॉन्स्टिपेशन था, कॉन्स्टिपेशन वो भी उसका इस वजह से था, वेग धारण था। बच्चे की एज है 6 से 7 साल की, बट देखने में थोड़ा ज्यादा छोटा लगता है, जिद्दी उद्दी बहुत ज्यादा है जो उसकी आदतों में मुझे नजर आता है। डाइट वगैरह में मैंने सारे चेंजेस कराए हैं। अभी आज उसके घर से फोन आया था कि महीने में उसको ऑन एंड ऑफ 1-2 बार या 3 बार सर दर्द होता है और बोलता है मुझे चक्कर आते हैं। तो उन लोग का था क्या हम सिटी स्कैन कराएं, और रिपोर्ट्स वगैरह चूंकि नॉर्मल आ चुकी थी, मैंने उसको बाद में पाचक वगैरह भी दिया था, और अभी कोई पित्त शामक दे रखा है, अमलकी वगैरह इस तरीके से कुछ चलाया हुआ है। और उसका सर जो यूएसजी हुई थी उसमें काफी चेंजेस थे, मतलब बाइल जो है गॉल ब्लैडर उसमें भी प्रॉब्लम थी, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स वगैरह में भी कुछ इस तरह की बहुत सारी चीजें थी, मुझे याद नहीं क्योंकि अगस्त का केस है। तो ऐसे केस में सर क्या मैं अभी शोधन कराने के बारे में सोचूं या सिटी स्कैन कराऊं या सिंपल अपनी आयुर्वेदिक कुछ दवाएं दूं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा सर, तो प्लीज गाइड करें सर प्लीज। अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ इन्वेस्टिगेशन डन। मैं ये समझने वाला डॉक्टर हूँ, इट्स ऑलवेज बेटर टू ओवर डायग्नोस रादर देन अंडर डायग्नोस। कई बार मुझे भी ऐसी आती है कंडीशंस की पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब यूएसजी क्यों करवाएं, सिटी स्कैन क्यों करवाएं। मैं उनको यही समझाता हूँ कि इट्स ऑलवेज बेटर टू ओवर डायग्नोस। कुछ 2 चीजें ज्यादा देखने थे, कुछ बुरा चीज नहीं है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ही वेग था आपके बच्चे के कंप्लेंट्स, लेकिन जितना मैं समझ पाया मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा लंघनीय या शोधनीय है। मुझे ये बच्चा बुढ़नीय लगा बहुत ही प्राइमरी लेवल पे, लेकिन जरूर आप करवाइए इन्वेस्टिगेशंस, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एग्जांपल भी थोड़ा सा अलग है, कुष्ठ से रिलेट नहीं करता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2005-6 की शायद बात हो, जब मैं नया प्रैक्टिस शुरू की थी मैंने पीडियाट्रिक्स में, तब कोई करता भी नहीं था, आज भी कोई नहीं करता आयुर्वेदिक प्रैक्टिस। फिर भी तब जब मैं प्रैक्टिस करता था, मेरे पास बच्चा आया, लड़की थी, फीवर था, हाई ग्रेड फीवर था। तो हमारे लिए वही है, पाचन है, लंघन है, क्रिया का अपना महत्व है। तो उसको मैंने एडमिट किया और मैंने यही चीजें रखी, और पाचन द्रव्य रखे, थोड़े से हार्बोमिनरल ड्रग्स रखे जो मात्रा में कम हो, आमत्व न पैदा करते हो, लेकिन ज्वर वेग कम नहीं हो रहा था। तो मैंने थोड़े से कल्प और बढ़ाए, लेकिन ज्वर वेग कम नहीं हो रहा था। तब मुझे लगा कि शायद विषम ज्वर की तरफ केस जा रहा है। 2-3 दिन हो गए और मेरा जो निदान है ज्वर का वो शायद गलत है और विषम ज्वर की तरफ मुझे जाना चाहिए। मैंने वैसे भी कोशिश करके देखी, ये बातें हो नहीं रही थी। तो हमारे एक पीडियाट्रिशियन दोस्त थे, उनसे मैंने सलाह ली कि इस तरह ऐसा है। तब मुझे उन्होंने एडवाइस किया कि आप एक एक्सरे निकाल लो, एक यूएसजी करवा लो एब्डोमेन का। तो मुझे लगा क्या जरूरत है, ना बच्चे में खांसी है, ना कोई भी सिम्टम है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी और एब्डोमेन, तो हम क्यों करवाएं। लेकिन तब जब मैंने करवाया, एक्सरे करवाया, तो उसमें बेसल निमोनिया आया। अब देखिए, मतलब मैं इसलिए क्यों कहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज इन्वेस्टिगेट। तो अब मैं पकड़ रहा था ज्वर या बाद में विषम ज्वर, बच्चे में कोई भी अदर कंप्लेंट्स नहीं थे, सिर्फ ज्वर था, और निकल आया बेसल निमोनिया। जैसे ही रिपोर्ट मेरे सामने आया, मैं तुरंत आईपीडी भागते गया, मैंने बच्चे को लिटाया, और जब मैं जानबूझ के मैंने पर एब्डोमेन करना शुरू किया, और जब मैं लिवर पे पैल्पेट कर रहा था, थोड़ा सा मैंने ऊपर की तरफ थोड़ा सा और पैल्पेट करने की कोशिश की टुवर्ड्स राइट लंग, बेस लंग, तब पेशेंट को दर्द हुआ। शी हैड वेरी अनोइंग एक्सपीरियंस। तो देखिए, मतलब इट वाज कंफर्म कि वो राइट बेसल निमोनिया था। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डायग्नोस। एक और केस आपको मैं बोलता हूँ, ऐसा ही मेरे शुरुआती दिनों का केस है। बच्चे को अतिसार था, तो फिर मैंने वही अपना सिद्धांत रखा, पहले कुछ देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी कम करना है, कुछ कम वेग कम नहीं हो रहे थे। फिर मैं द्रव्यों पे आ गया, मैंने मुस्ता घनस से लेकर मैं परपटी तक पहुंचा, लेकिन बच्चों में वेग कम नहीं हो रहे थे। तो मैंने स्टूल की जांच करवाई। अब हम स्नातक होके नए बाहर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, कुछ चीज़ें दिमाग में होती हैं, तो वो देखी मैंने, कोई ब्लड नहीं था, कोई
बैक्टीरिया नहीं था, कोई पस सेल्स नहीं थे, तो मुझे लगा नहीं ठीक है, ये आम अतिसार ही है, तो उसमें उसी पे चिपका रहा, परपटी कल्पों पे ही, लेकिन हो नहीं रहा था, बिल्कुल ही कुछ परिणाम नहीं हो रहे थे। तब एक्सपीरियंस की बात आती है। हमारे सीनियर सर थे डॉक्टर मराठे, तो मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दिखाओ। मैंने इनको रिपोर्ट दिखाया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत प्यार से, कि तुमने रिपोर्ट देखा अच्छे से? हाँ सर, ये चीज़ें नहीं है। तो नीचे, सबसे नीचे होता है स्टार्च, अगर आप कभी देखो तो प्लस था, 1+ था। तो मैं शायद मिस कर गया होऊंगा, या शायद वो आंख नहीं थी मेरे पास, क्लिनिकल आंख नहीं थी। तो तब मेरी आंखें चौंक गई कि मैंने कैसे मिस कर दिया इस बात को। अब स्टार्च का होना ये दिखाता है कि ये फंगल डायरिया है। अब जो मैं कोशिश कर रहा था वो कुछ और था, परेशानी कुछ और थी। हमने उसका कल्चर करवाया तो अल्बिकन्स वाज 4+। स्टूल में सिर्फ एक ही प्लस आया था, मैंने इग्नोर कर दिया, कल्चर वाज शोइंग 4+। तो फंगल का ट्रीटमेंट देना पड़ा। तो इसीलिए यू ऑलवेज रिमेंबर, इट्स ऑलवेज बेटर टू ओवर डायग्नोस। हम इतने क्लिनिकली शायद स्ट्रांग ना हो, क्योंकि हमें एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं मिलता, इट्स ऑलवेज बेटर टू ओवर डायग्नोस। लेकिन जितना मैंने हिस्ट्री समझी आपसे, मुझे नहीं लगता कि बच्चा शोधनीय है। मेरे लिए बच्चा गृहणीय है। गृहणीय कल्प शुरू करना अच्छा होगा, भले ही वो स्वर्ण प्राशन हो या लक्ष्मी विलास हो, कोई भी विकल्प हो जो ग्रहण वाला हो, लेकिन शोधन का बच्चा नहीं लग रहा मुझे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर शशि, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर सुधा, सभी ने बहुत अच्छा लेक्चर्स की सराहना की है। डॉक्टर दिव्या राजपूत पूछना चाह रही है कि कैन वी यूज स्वयंभू गूगल इन चिल्ड्रन? मैडम, वी कैन यूज एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन चिल्ड्रन। कोई भी देयर आर नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस। जैसा मैंने कहा, डोज मैटर करता है। स्वयंभू गुग्गुल मैंने कई बार यूज किया है। स्वयंभू गुग्गुल हो, त्रयोशंग गुग्गुल हो, आपका पंचतिक्त गुग्गुल हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी यूज्ड। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर शिकेश, डॉक्टर अंशुल, डॉक्टर सौरभ, सभी ने बहुत प्रेज की है। अच्छा हाँ, डॉक्टर सौरभ का एक क्वेश्चन है, वो व्हाट विल बी द शोधन प्रोसेस इफ देयर इज फंगल इन्फेक्शन इन जेनिटल एरिया? When we have confirmed that it's a case of bahudoshatva or linadoshatva, the protocol of shodhan is same abhyantar snehan for few days with vardhaman sneha matra in combination with bahya snehan, rest of 2 days, then utkrishta ahar in form of dahi vadas or dahi chawal or anything, followed by virechan by Ichabedi. It may be a fungal infection, it may be a fungal infection of groin region or axilla region, anything can be there. If we are sure about the condition as bahudoshatva or linadoshatva or shodhan arhata, the protocol is same. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर उज्ज्वला नमस्ते कर रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी अपलोड करूँगी इसका रिकॉर्डिंग। आप उज्ज्वला तभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक किसी व्यक्ति ने पूछा है कि रस माणिक्य के प्रयोग बताए, तो कृपया ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछने चाहिए बेटा, है ना। पता नहीं कौन है ना, कि ये पिन पॉइंट इस पेशेंट में ऐसा हुआ, क्या करे, फिर रस माणिक्य के कितने उपयोग, कैसे, कहाँ, कौन सा अनुपान है, बेटा कृपया बुक में पढ़ना चाहिए, है ना। कि ऐसे प्रश्न पूछने से बचे, है ना, कि जहाँ पिन पॉइंट हम डॉक्टर साहब का या और कोई स्पीकर के ज्ञान से हमारे पेशेंट्स की भलाई कर सके, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, डॉक्टर सुधा का एक पेंडिंग है क्वेश्चन। हाँ डॉक्टर सुधा, अनम्यूट करके पूछ लीजिए, छूट गया उधर से। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आजकल एलोपेशिया में पीआरपी थेरेपी यूज करते हैं, तो वो यूज करनी चाहिए कि हमें जिलोक्का विचरण या फिर कप थेरेपी यूज करनी चाहिए? मेरा तो एक्सपीरियंस है नहीं प्रोटोकॉल का, लेकिन मैंने देखा है लोग यूज करते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मेरे सामने बच्चा आता है तो मैं शोधन ही करता हूँ, कप थेरेपी यूज करता हूँ, जलोक्काचरण यूज करता हूँ, जयपाल बीज का लेपन करता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस इसी में है। मैंने कभी वो थेरेपी यूज नहीं की प्लाज्मा वाली, लेकिन लोग यूज करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा।
प्रश्नों के उत्तर आपने दिए और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इससे लाभान्वित हुए होंगे और आगे भी होते रहेंगे जब हम इसको अपलोड करेंगे। और मेरी सभी पार्टिसिपेंट से एक निवेदन है कि सर ने सबसे लास्ट उसमें अपने लेक्चर का फीडबैक मांगा है, तो कृपया जरूर देना चाहिए। जो 30-40 लोग थे शुरुआत से और लगभग कंटिन्यू जितने रहे ही है, तो सभी को उनकी अपने आप को निखारने की, तराशने की जो इच्छा है बहुत कम स्पीकर में होती है। और जहां ऐसा हम कोई भी उनको मानदेय नहीं दे रहे हैं और उसके बावजूद भी वो पधारे हैं और चाहते हैं कि मैं और भी उसको अच्छा करूं, तो हमें उस इच्छा का सम्मान करना चाहिए। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप जो असेसमेंट का अबगाल स्कोर सर ने अभी डिस्प्ले भी किया है, उसको जरूर आप एक बार सर को करिए। तो मुझे लगता है, मैंने बहुत बार कहा है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स लिखते नहीं है कि भाई अच्छा लेक्चर था, तो बेटा लिखना चाहिए। दिल की उदारता आपको एक बहुत सुप्रीम सोर्स के साथ जोड़ देती है ना। ऐसा मेरे जीवन से मेरा अनुभव रहा। सबसे अंत में मैं विश्वारित परिषद की ओर से डॉक्टर ओमकार जी कुलकर्णी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी लेक्चर को डिलीवर करने के लिए आप यहाँ पधारे। और डॉक्टर रितेश गुजराती जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आपसे हमें मिलवा दिया और आपने तुरंत ही अपनी अनुमति दे दी। और मैं दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी हम आपसे साल में एक लेक्चर जरूर सुनना चाहेंगे, जिससे ये मंच एक उद्देश्य को लेके चल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद घोषित होनी चाहिए। और उस घोषित होने के साथ साथ हम सभी भारत की जनता को स्वास्थ्य का संरक्षण और स्वास्थ्य देने के लिए, यानी रोग से मुक्त करने के लिए हम तैयार हो और कहीं ना कहीं हम समर्थ रूप में समाज में अपनी भूमिका अदा करने के लिए आगे आए। ऐसे उद्देश्य के साथ ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे आज महाशिवरात्रि की। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। और जहां हम आयुर्वेद का अवतरण ब्रह्मा से पढ़ते हैं, तो मैंने विद्वान जनों से सुना कि ब्रह्मा जी ने भी शिव से ही लिया था। तो कहीं ना कहीं हमारे आदि शिव ही सभी ज्ञान के स्रोत है। उनको नमन करते हुए, धन्वंतरि जी की वंदना करते हुए आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। नमो नमः।